सरकारी गवाह को, अपने ही सरकारी गवाह को सरकार, दूसरे ईडी उसको गिरफ्तार करती है, सांसद संजय सिंह जी के खिलाफ बयान दिलाती है, 5 दिन बाद उस व्यक्ति को जमानत दे दी जाती है। कोर्ट के जो जज हैं वो उस बेल में के ऑर्डर में लिखते हैं, उस बेल का एक पैरा नंबर 13 है जिसका ऑर्डर में लिखा गया है कि ईडी बहुत स्मार्ट प्ले कर रही है। जज अपने जजमेंट में लिखते हैं और उस बयान के आधार पर ही सांसद संजय सिंह जी की गिरफ्तारी होती है। एक भी रुपए का कोई कहीं से ट्रांजैक्शन नहीं, किसी नेता के खिलाफ नहीं, कहीं से भी कुछ नहीं। और जब ईडी के कस्टडी में सांसद संजय सिंह जी से सवाल पूछा जाता है, जिनके अकाउंट में उस समय 10,000 रुपए का भी बैंक बैलेंस नहीं था, सभी अकाउंट्स मिला के मैं आपको बता दूं, सभी अकाउंट्स मिला के, जो उनके एक ही या 2 बैंक अकाउंट है, तो उनसे पूछा जाता है कि आपने अपने माँ बाप से 50,000 रुपए क्यों लिए, आपने अपने पिताजी से 50,000 रुपए क्यों लिए, वो भी 6-6 महीने बाद। इस तरीके के हास्यास्पद केस किए जा रहे हैं। इसी तरीके से दूसरा मामला है जिसका प्रशांत सर चर्चा में कर रहे हैं। ये निश्चित तौर पे इलेक्टोरल बॉन्ड आने से पहले ये डाटा सबके सामने नहीं था, लेकिन अब डाटा सबके सामने है कि कैसे एक व्यक्ति को आरोपी बनाया जाता है, वो 5 करोड़ का चंदा देता है, थोड़े समय बाद 30-30 करोड़ का चंदा देता है, और किस तरीके से उसे अप्रूवर बनाया जाता है, फिर उसे छोड़ दिया जाता है और उसी की सरकारी गवाही ली जाती है और कहा जाता है कि इन्होंने इनसे ये कहा, कहने के आधार पे क्या किसी मुख्यमंत्री को कर लेंगे। अरे इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे पूरा देश देख रहा है, 6-6 हजार करोड़ का चंदा कैसे कंपनियों पे छापे पड़े और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया। तो ऐसे में आप गिरफ्तार कर लीजिए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को आप गिरफ्तार कर लीजिए। आप उनसे पूछताछ करिए कि आखिर में कैसे हुआ। आप एक व्यक्ति जो शराब के मामले में मुख्य आरोपी है, आप उससे करोड़ों का चंदा ले रहे हैं। आप कौन सी पार्टी है भाई, आप बताइए। आप तो खुलेआम ले रहे हैं, आप तो यहां कह रहे हैं यहां कोई सबूत नहीं, आपके तो अकाउंट में दिख रहा है, अब तो दिख गया है कि आपने इस व्यक्ति से चंदा लिया है, इतने चंदा लिया है। अब तो आप कुछ करिए, आप बताइए। बाकी जनता में भ्रम फैलाया जा रहा है, विपक्ष को दिखाया जा रहा है कि जो लोग हमारे पास नहीं आ रहे हैं वो भ्रष्टाचारी हैं, उनको ये दिखाने की कोशिश है। हेमंत बिश्व शर्मा जी आ गए तो बहुत ईमानदार है, नारायण राणे जी आ गए बहुत ईमानदार है, छगन भुजबल जी आ गए तो बहुत ईमानदार है, शुभेंदु अधिकारी आ गए बहुत ईमानदार है। तो ये ट्रेंड को पूरे देश की जनता को समझना पड़ेगा। हम लोग भी इसे समझाएंगे, इंडिया गठबंधन समझाएगा। भारतीय जनता पार्टी एक झूठ की फैक्ट्री चलाती है और उस झूठ की फैक्ट्री को चलाने वाले जो राजा हैं वो बहुत ही डरपोक और कायर हो चुके हैं। उनको ऐसा लगता है देश झूठ पे चल सकता है, लेकिन भारतीय लोकतंत्र बहुत ही मजबूत लोकतंत्र है, ये किसी के भी पक्ष में कभी भी खड़ा हो सकता है। निर्भया आंदोलन में आपने देखा कैसे एक महिला के लिए पूरा देश खड़ा हो गया, अन्ना आंदोलन में आपने देखा कैसे देश खड़ा हो गया, किसान आंदोलन में आपने देखा कैसे देश खड़ा हो गया। ये देश खड़ा होगा, ये देश ही जवाब देगा इनको। आप किसान आंदोलन देखिए, आपके सामने है 3 काले कानून किस तरीके से बनाए गए और उनको नरेंद्र मोदी ने माफी मांगते हुए वापस लिया, पूरे देश के सामने है। जो लोग कहते हैं कानून का दुरुपयोग, इसे ही कहते हैं। कैसे कानून बनाया गया कुछ लोगों के हक में, पूरे देश ने देखा। ऐसे इस कानून का दुरुपयोग है, लेकिन हम तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। बिल्कुल। जरा एक मिनट के लिए चलते हैं सीधे। इकरार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास राउज एवेन्यू कोर्ट में इस वक्त दलीलें पेश की जा रही हैं ईडी की तरफ से और अरविंद केजरीवाल की पेशी चल रही है और क्या कुछ उधर चल रहा है जरा जल्दी से समझते हैं। इकरार, क्या कुछ आ रही है खबरें आपके पास कोर्ट के अंदर से? जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सुबह से जो डीबी लाइव जिस बात को कह रहा था कि ईडी जो है 10 दिन की रिमांड डिमांड करेगा, वही हुआ है। अदालत में जो है ईडी ने 10 दिन की जो है रिमांड है वो डिमांड की है। उसके साथ ही एक 25 से 30 पेज की एक फाइल है, उस फाइल के अंदर ईडी जो है अपने वो आधार पेश कर रहा है जिस आधार पर वो रिमांड मांग रहे हैं और बहुत ही पुख्ता तरीके से वो अपनी दलीलों को रख रहे हैं। बारी बारी से जो है, जैसा हमें जानकारी मिल रही है कि वो सारी चीज़ें जो बता रहे हैं, एक एक जानकारी दे रहे हैं कि उनको किस वजह से रिमांड चाहिए। जी, और यही सब जो जानकारी है, जैसे जैसे जो अपडेट्स आ रही हैं हम आपको उसकी जानकारी देते रहे। अभी फ़िलहाल जो है सुनवाई जारी है और ईडी के जो लीगल टीम है वो अपनी दलीलें रख रही है। उसके बाद अरविंद केजरीवाल की जो भी लीगल टीम होगी वो अपनी दलीलें पेश करेंगी और ईडी ने जो है 10 दिन की वो रिमांड की डिमांड की है कोर्ट के सामने।
बिल्कुल बिल्कुल हमारे साथ आप बने रहिए। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि अरविंद केजरीवाल की कल की गिरफ्तारी के बाद आज इस वक्त राउज एवेन्यू कोर्ट में पीएलएमए जो है उस कोर्ट में इस मसले पे अरविंद केजरीवाल की पेशी हो रही है। और ईडी डिमांड ईडी ने की है कि 10 दिन हमें रिमांड पर दिया जाए, अरविंद केजरीवाल को पूछताछ करनी है। और आपने देखा कि सुबह सुबह सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगी थी, जिस याचिका को आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने वापस ले लिया। और ये जो याचिका थी वो 3 जजों की बेंच, बेला त्रिवेदी की बेंच, जस्टिस संजय खन्ना की बेंच और जस्टिस MM सुंदरेश की बेंच जो है उससे वापस इन्होंने ले लिया। यहां से बात फिर से सुप्रीम कोर्ट से आ गई लोअर कोर्ट में, राउज एवेन्यू कोर्ट में। और राउज एवेन्यू कोर्ट में जो कुछ चल रहा है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन सर्वेश मिश्रा जी, उनसे हम चर्चा कर रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन साथ में सर्वमित्रा सुरजन भी हैं, वो कुछ पूछना चाह रही हैं। जी सर्वमित्रा जी पूछिए। जी राजीव जी, मेरा सवाल सर्वेश जी से है। सर्वेश जी ने अभी अपनी जो बात कही उसमें उन्होंने कहा कि निर्भया कांड के समय जिस तरह पूरा देश जो है सड़कों पर उतर आया था, और 2014-13 की वो बात है, और उस समय हमने देखा था कि आम आदमी पार्टी तब नहीं बनी थी, लेकिन अन्ना आंदोलन, और उस समय यही तमाम सारे लोग जो आम आदमी पार्टी के हैं वो उस समय अन्ना आंदोलन में सक्रिय थे। और उन लोगों के आंदोलन के कारण ये देखा गया कि 10 साल की जो यूपीए सरकार थी वो हटी और उसके बाद बीजेपी को सत्ता में आने का मौका मिला। तो क्या अब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, क्योंकि अब तो आपकी पार्टी बन चुकी है, दिल्ली में आपकी सरकार है लगातार 3 बार से, तो क्या अब आपकी पार्टी के कार्यकर्ता इसी तरह, अब हम देख रहे हैं कि पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन पुलिस की इस सख्ती के बावजूद क्या आम आदमी की पार्टी के कार्यकर्ता उसी तरह का माहौल देश में बना सकेंगे जैसा कि 10 साल पहले बनाया गया था और उसमें मौका मिला था मोदी सरकार को सत्ता में आने का? अब क्या वापस 10 साल की एक और सरकार को हटाने के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उसी तरह उतरेंगे, वैसा ही मंजर हमको देखने मिलेगा? और एक और सवाल ये कि उस समय केजरीवाल जी का अनशन जो था, एक अन्ना हजारे का अनशन और दूसरा उसके बाद केजरीवाल जी का अनशन, अब क्या वैसे ही कोई अनशन के रास्ते पर आम आदमी पार्टी के लोग जाएंगे? देखिए सर्वमित्रा जी, अभी आज जिस तरीके से आपने दिल्ली में देखा कि हर चौराहे पे बसें लगी हैं, हजारों बसें, प्राइवेट बसेस लगी हुई हैं, लोगों को उठाया जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है, लेके जाया जा रहा है, ये सब प्रदर्शन पूरे देश में चल रहा है। कोझीकोडे में भी प्रदर्शन चल रहा है, मुंबई में भी चल रहा है, उत्तर प्रदेश में भी चल रहा है, लखनऊ में चल रहा है, जौनपुर में चल रहा है, सब तरफ चल रहा है। इंडिया अलायंस के अलग अलग लोग अलग अलग जगहों पे प्रदर्शन कर रहे हैं और वो विरोध करेंगे भी। लेकिन ये सबको इस बात का भी ध्यान देना पड़ेगा कि अब चुनाव आचार संहिता लग चुकी है और कहीं ना कहीं से ये प्रदर्शन वोट में दिखना चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को इस बार वोट में सबक सिखाना है। तो निश्चित तौर पे पूरा इंडिया अलायंस मिलकर इसमें वोट की ताकत में भी प्रदर्शन करेगा, क्योंकि असली ताकत नहीं है जिस तरीके से दुरुपयोग हो रहा। इनकी सत्ता की कुर्सी को जो इन्हें हटाना है, हमें इसको मजबूत और सुनियोजित तरीके से हटाना पड़ेगा, एक नई तैयारी के साथ। कहीं से भी किसी तरीके से उलझना नहीं पड़ेगा। हमको ये दिखाना पड़ेगा कि कैसे हम लोग एक लक्ष्य पे केंद्रित होकर इस देश के लिए तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे हैं। इस देश में गरीबी खत्म करने, महंगाई खत्म करने, नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए लड़ रहे हैं। तो ये पूरी एक नए तैयारी के साथ नए तरीके से होगा। इंडिया अलायंस के जो हमारे नेतृत्व हैं सब साथ बैठेंगे और इसे निर्णय लेंगे कि आखिर में हम आगे करेंगे क्या। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए सर्वेश जी। और बहुत सारी चीजें इस बीच जो वहां की तस्वीरें हैं वो भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और कोर्ट के अंदर अभी बातें जो जिरह हैं वो चल रही हैं। अभिषेक मनु सिंघवी अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से अपनी बात रख रहे हैं और उधर ईडी की तरफ से भी अपनी दलीलें पेश की जा रही हैं। दोनों साइड से दलीलें पेश की जा रही हैं और वो जो अंदर कोर्ट रूम में चल रहा है वो भी चीजें हम तक आ रही हैं। लेकिन यहां जो चर्चा है वो बहुत महत्वपूर्ण चर्चा, हम लोग सवाल कर रहे हैं। और सर्वेश जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन मौजूद हैं और इनसे बेहतर और कौन बता सकता है कि आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन आज की तारीख में कितनी मजबूती से इन तमाम मसलों पे फाइट करने के लिए तैयार है, कितनी मजबूती से इंडिया गठबंधन का साथ देती हुई आम आदमी पार्टी यहां दिखाई देती है। और यहां से जो एक बहुत बड़ा झटका कह लें आम आदमी पार्टी के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए देने की कोशिश है
बीजेपी की तरफ से उस झटके से कैसे उबरने वाली है आम आदमी पार्टी या इंडिया गठबंधन, इन सब मसलों पे हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। और जरा एक सवाल के साथ और आना चाहता हूं सर्वेश जी आपके पास। सवाल यह है कि क्या चूंकि अब चुनाव की घड़ियां नजदीक हैं, आपके कई कैंडिडेट्स, आम आदमी पार्टी ने अपने दिल्ली में सारे कैंडिडेट्स 4 के 4 कैंडिडेट्स घोषित कर दिए हैं। आज कई कैंडिडेट्स भी बाहर निकल के आए थे, उनके समर्थक बाहर निकल के आए थे, डिटेन हो गए, आप भी डिटेन हुए थे। क्या एक माहौल बनता हुआ इस मसले को आप लोग जैसे लेके जाएंगे गली गली मोहल्ले मोहल्ले, एक माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है? जो सरमित्रा जी जो सवाल कर रही थी, बहुत वाजिब और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहां पे था कि 2010 के बाद से 2014 तक जो देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ जो माहौल बना, वो उस समय की वर्तमान सरकार के खिलाफ माहौल था। 10 साल बाद, लगभग 10 साल होने को है, और इस समय भी वैसी ही एक स्थिति बन रही है। भ्रष्टाचार का एक ऐसा तुरूप का इक्का आप लोगों के हाथ में है जिसे इलेक्टोरल बॉन्ड कहते हैं। वो मामला कल से जैसे ही सामने आया है, एक नई तस्वीर हमारे सामने आ गई, जिसको हम लोग कल से मीडिया मैनेजमेंट कह रहे हैं, उसकी कोशिश हुई है और अरविंद केजरीवाल जी को सामने लेके खड़ा कर दिया गया और उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा हमको करनी चाहिए थी इलेक्टोरल बॉन्ड की, किसने किसको कितने पैसे दिए की चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन इस भ्रष्टाचार के माहौल में जबकि है, और न खाऊंगा न खाने दूंगा वाला जो स्लोगन था, उस पर यह भ्रष्टाचारी सरकार है, इसका तमगा, इसका ठप्पा आप लोग लगाने के लिए कितनी तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि अब चुनाव बिल्कुल सामने है, आपको कई अलग अलग मसलों पे लड़ना है। आपको अरविंद केजरीवाल जी सहित मनीष सिसोदिया और तमाम दूसरे नेताओं को भी बाहर लेके आना है। बहुत सारी चीजें हैं, इनमें कैसी तैयारियां? मैं बार बार उसी चीज पे आ जा रहा हूं, क्योंकि क्या मोराल आप लोगों का उतना, आपका हौसला उतना मजबूत है आज की तारीख में? निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता सभी का हौसला बहुत मजबूत है। और इसके लिए देखिए, हमने पूरे दिल्ली में सर्वे भी करवाया था कि बताइए अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने वाले हैं, वो सरकार से इस्तीफा उनको देना चाहिए। दिल्ली की जनता ने कहा नहीं, जेल से सरकार चलाए, हम चलाएंगे। आज ये दिल्ली में लगे हुए हैं, कह रहे नहीं हम आपातकाल ला देंगे, ऐसा कानून ने कहा। कानून दिखा दो कौन है। तो ये अनपढ़ लोग IITian को कानून सिखा रहे हैं, इनका कानून मिला नहीं किताब में कि आखिर में वो कौन सा कानून है कि जो नहीं चला सकते हैं। तुम तानाशाही करोगे, तुम सरकारों को और विपक्ष को दबाओगे और तुम क्या समझोगे हमारी सरकारें तोड़ लोगे। पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं, पूरे दिल्ली में प्रदर्शन हो रहे हैं, इंडिया अलायंस एक साथ खड़ा है, प्रदर्शन कर रहा है, मजबूती से कर रहा है। किस तरीके से हम देख रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड में भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके की साठगांठ करके ईडी और इनकम टैक्स के जरिए, CBI के जरिए अपने पार्टी में चंदा लिया, खुलेआम जो अकाउंट्स में दिख रहा है। आप समझिए, उसका पर्दाफाश पूरे देश के सामने हो गया। कल उसके पर्दाफाश की अगली कड़ी थी, तभी इन्होंने कार्रवाई की। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि देश का बच्चा बच्चा जानता है कि झूठ और लूट की फैक्ट्री भारतीय जनता पार्टी है। ये एक ऐसी पार्टी है जो सीधी सी बात है, ये चाहे गरीब के जेब का पैसा ले लेती है, अमीर के बैंक का पैसा ले लेती है। पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी का इस तरीके का रवैया क्या है। आज हम मजबूती से लड़ रहे हैं, ये चाहे कुछ भी कर लें, इनकी सच्चाई छुपेगी नहीं। आप जनता के बीच चले जाइए, पूछ लीजिए कि भाई भारतीय जनता पार्टी आज देश में सबसे बड़ी अमीर पार्टी कौन है, कौन रेड मार के नेता तोड़ती है, कौन रेड मार के चंदा लेती है। आपको जनता जवाब देगी कि बीजेपी एक ही पार्टी आएगी, भारतीय जनता पार्टी। कुछ नहीं करना है और इनको समझना पड़ेगा, इनके गुंडाशाही और तानाशाही का दौर खत्म हो चुका है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड की बात हो, बेरोजगारी बढ़ने की बात हो, महंगाई की बात हो, कुछ छिपा थोड़े है, सब कुछ देश के सामने आ चुका है। इलेक्टोरल बॉन्ड जिस तरीके से छिपा हुआ था, आप देखिए कोर्ट ने खुद आदेश देकर लाया, सबके सामने, जनता के सामने आ चुका था। जनता के सामने पहले से ही महंगाई की बात थी, दिख रहा था कि दाल कैसे बढ़ रही है, दिख रहा था टमाटर कैसे बढ़ रहा है, प्याज कैसे बढ़ रहा है। अब सीधा दिख गया कि आखिर में जो दवाइयों के दाम बढ़ रहे थे, इन दवाइयों से तो चंदा ले रही थी ये पार्टी और कह रही थी तुम दाम बढ़ाते जाओ इलाज के। तो सरकार, भारतीय जनता पार्टी का साठगांठ सबके सामने उजागर हो गया। और आम आदमी पार्टी हो या इंडिया अलायंस के दूसरे लोग हैं, अब चुनाव घोषित हो चुका है, देश में आचार संहिता लग चुकी है। हाँ, तौर पे ये तानाशाही का दौर है, नरेंद्र मोदी का दौर है, एक कायर राजा का दौर है। जरूर यह है कि आप, ये सामान्य परिस्थितियां नहीं है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, लेकिन इसमें लड़ना पड़ेगा, संघर्ष तो विपक्ष करेगा ही।
विपक्ष अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करेगा, क्योंकि विपक्ष का अधिकार जो है वही जनता का अधिकार है। जनता के साथ जो ये गलत कर रहे हैं उसकी आवाज हम उठा रहे हैं और आवाज इसका उठाते रहेंगे। इसके परिणाम आप अभी देखेंगे, आप देखेंगे हमारी रैलियों की भीड़ देखेंगे, जनता का समर्थन देखेंगे, चुनाव में हमारे इंडिया के पक्ष में लोगों की समर्थन देखेंगे, आपको बता देंगे कि क्या हालात है। चुनाव में आम आदमी पार्टी लोकसभा की बात कर रहा हूं, जबकि विधानसभा के चुनाव में बम्पर सीटें जीतने के बाद आम आदमी पार्टी 5 सीटों पर तीसरे पोजीशन पर रही। इस बार जबकि आपका और इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी का दोनों का गठबंधन है, तो क्या इस बार आपको लगता है कि ये थोड़ी देर के लिए इन परिस्थितियों को किनारे कर देते हैं? मान लेते हैं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी नहीं हुई है, सब कुछ सामान्य है, उस परिस्थिति में भी अगर देखा जाए तो क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर इस बार 7 की 7 सीटें जीतने के लिए तैयार है? और कितनी मजबूती के साथ तैयार है? और क्या लगता है, जरा मैं प्रेडिक्शन की बात नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी राजनीतिक दल प्रेडिक्शन करते हैं तो उस हिसाब से भी आपसे समझना चाहता हूं कि क्या इस बार दावेदारी 7 सीटों पर बहुत मजबूत दिखाई दे रही है आप लोगों को? देखिए राजीव जी, अगर भारतीय जनता पार्टी को अपनी दावेदारी मजबूत दिखाई देती तो उनको अपने कैंडिडेट्स का प्रोफाइलिंग थोड़े चेंज करनी पड़े। दिल्ली के एमसीडी में उन्होंने अपने पूरे कैंडिडेट चेंज किए, हार गए, वो चले गए। आपने देखिए किस तरीके से बड़े बड़े नेता जो उनके कद्दावर कहे जाते थे उनको घर बोरिया बिस्तर दे के बैठा दिया गया है, कहीं जिलों का इंचार्ज बनाया जा रहा है। रमेश बिधूड़ी जो यहाँ सांसद थे अब जिले के पर्यवेक्षक बन गए थे राजस्थान में। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी ने खुद बता दिया है कि देखो हम हार रहे हैं। और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के आते ही उनका पत्ता हवा में इस तरीके से उड़ गया, उनको पता चल गया कि हम तो यार यहाँ दिल्ली में कुछ है ही नहीं है, ये मिलकर सब जगह लोग जीत रहे हैं। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी ने इसका जवाब दे दिया, इसको हमें जवाब देने की भी जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल। इस बीच आप तस्वीर देख रहे हैं दोस्तों, ये जो तस्वीर है बिल्कुल ऊपर राइट साइड में हम दिखा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल पेशी के लिए जब जा रहे थे अभी से थोड़ी देर पहले, वो तस्वीर है, वो हम दिखा रहे हैं। और बिल्कुल बगल में, क्योंकि ये अभी सुनवाई चल रही, सुनवाई से पहले की तस्वीर है जब कोर्ट रूम में वो पहुंच रहे थे। इस बीच वहां सुनवाई चल रही है कोर्ट रूम में और बहुत सारी बातें छन छन के वहां से आ रही हैं। कोर्ट रूम में जो बातें चल रही हैं, जिसमें दोनों तरफ से जो ईडी के वकील हैं SV राजू, वो कोर्ट में अपना पक्ष रख रहे हैं और कह रहे हैं कि केजरीवाल को शराब घोटाले का किंगपिन है वो, यानी सरगना है, वो कह रहे हैं किंगपिन बताया, सरगना बताया है अरविंद केजरीवाल को। कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी बनाने की कोशिश है, जो बात यहां दिखाई दे रही है, बताने की कोशिश हो रही है। 28 पन्नों का यह दस्तावेज है जो जारी दिया गया है और इस दस्तावेज के जरिए यहां जो ग्राउंड बताया जा रहा है कि ये चूंकि ये सरगना है इसलिए जरूरी है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं और जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसमें एक बार जरा फिर से आना चाहता हूं हमारे साथी इकरार के पास। इकरार, जरा आप बताइए कि क्या कुछ आ रही है? एक तो सरगना बताया जा रहा है, इकरार आप सुन रहे हैं हमारी बात, अंदर से आपके पास और क्या कुछ खबरें आ रही हैं? क्या अरविंद केजरीवाल का पक्ष रखना है अरविंद केजरीवाल के वकील के रूप में वहां खुद अभिषेक मनु सिंह भी मौजूद हैं, क्या उनका पक्ष रखना शुरू हो गया है अरविंद केजरीवाल का? जी, अभी ईडी ने जो अपना पक्ष रखा, जैसा कि आपने जानकारी दी कि अरविंद केजरीवाल को वो जो है मुख्य आरोपी साबित करने पे लगी है, दलील दे रही है, जिसपे जो 28 पेज का जो दस्तावेज है उसके अंदर ईडी के जो वकील हैं वो उन्होंने कोर्ट के सामने बताया कि जो विजय नायर जो इस केस का जो आरोपी है उनका डायरेक्ट अरविंद केजरीवाल से संबंध बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि जो चुनाव हमारे पास में सबूत है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने रिश्वत मांगी, हमारे पास में इस बात का भी सबूत है। साथ ही जो है उन्होंने ये भी कहा कि जो पैसा रिश्वत का आया उसका गोवा चुनाव में इस्तेमाल किया गया है। ये बहुत सारी जो जानकारी जो ईडी अपने मजबूत आधार के लिए जो बातें रख रही है, उन्होंने कहा कि हर चीज़ का हमारे पास जो हम आपको बात बता रहे हैं वो उनका हमारे पास पुख्ता सबूत हैं। 28 पेज के इस दस्तावेज में सब सबूत हैं। खासकर जो आपने जैसा कहा कि बिल्कुल अरविंद केजरीवाल को जो है इस घोटाले का मास्टरमाइंड साबित करने की कोशिश कर रही है ईडी। और जो रिमांड के लिए जो समय है वो 10 दिन का जो मांग रहा है उसके लिए मजबूत दलीलें पेश कर रही है। वहीं अभी ईडी की दलीलें चल रही हैं। अभी थोड़ी देर में जो है अरविंद केजरीवाल की तरफ से पक्ष रखा जाएगा, तो क्या अपडेट होती है हम आपको उसकी जानकारी देते हैं।
बहुत सारी बातें, बहुत सारी दलीलें आ रही हैं और हमारे साथी इकरार लगातार उसी राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर तमाम मीडिया के लोग वहीं खड़े हैं और वहां से पल पल की रिपोर्ट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त 4 साथी मौजूद हैं और ये कार्यक्रम खरी खरी का वक्त है। आप जानते हैं लगभग खत्म हो चुका है खरी खरी का वक्त, लेकिन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं सर्वमित्रा जी, ओवर टू यू। आप अपनी बात रखिए। और सबसे बड़ी बात की राहुल गांधी को लेकर बहुत सारी चर्चा हो रही है और उसमें कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जल्द ही अरविंद केजरीवाल के घर पहुंच सकते हैं। जी राजीव जी, और राहुल गांधी ने बताया जा रहा है कि केजरीवाल जी के परिजनों से बात भी की और इस समय मुझे यही याद आ रहा है कि यही आप आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे जिन्होंने अन्ना आंदोलन के वक्त न केवल कांग्रेस, न केवल डॉक्टर मनमोहन सिंह, न केवल यूपीए सरकार बल्कि पूरे गांधी परिवार के खिलाफ एक माहौल बनाया था। राहुल गांधी को डिफेम करने में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी बहुत बड़ा योगदान रहा और बार बार आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी टीम भी कहा जाता रहा। अभी मुझे नहीं मालूम सर्वेश जी हमारे साथ जुड़े या नहीं, अगर वो जुड़े होते तो मेरा उनसे ये सवाल होता कि क्या अब आम आदमी पार्टी इस बात पर आत्मचिंतन करेगी, क्योंकि जब इंडिया अलायंस बन गया और ये तय हो गया कि हाँ सीटों का बंटवारा होगा, लेकिन जब तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ था तब भी दोनों कांग्रेस और आप के लोगों के बीच कई बार तर्क बयानबाजी चली, एक दूसरे के ऊपर किसी न किसी तरह से उन पर निशाने लगाए गए। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि गांधी परिवार, खुद राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं, क्योंकि यहाँ मसला अरविंद केजरीवाल के पाक साफ होने या भ्रष्टाचारी होने का नहीं है। मसला ये है कि एक सिटिंग सीएम को, एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को एन चुनाव के पहले इस तरह से ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, ईसी इस बात पर चुप है, यानी पूरी तरह से लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश, एक और कोशिश यहाँ पर दिख रही है। और राहुल गांधी ने अपना एक जो ट्वीट किया था उसमें उन्होंने लिखा ही था कि एक डरा हुआ तानाशाह मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है। तो यहाँ राहुल गांधी लोकतंत्र बचाने की लड़ाई में अरविंद केजरीवाल का साथ देने के लिए तैयार हो चुके हैं, लेकिन क्या आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के भगवंत मान इस वक्त पीसी कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। भगवंत मान पंजाब के सीएम क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं जी। आने योग्य कर दिए, मनीष सिसोदिया जेल के अंदर है। राज्यसभा में मोदी जी के खिलाफ उठ के बोलने वाला संजय सिंह अंदर है। अभी अरविंद केजरीवाल साहब को ले गए। मतलब मुझे समझ नहीं आती कि देश में लोकतंत्र है कहां है। टीवी पत्रकार कोई अगर ऐसी रिपोर्टिंग कर दे, पत्रकार को पकड़ के लेके जाते हैं। कोई यूट्यूबर के बारे में कोई यूट्यूब वाला कोई बोल दे कुछ, उसके लिए कानून लेके आए, ये आपका कंटेंट जो है ये भड़काऊ है, हेट स्पीच माना जाएगा इसको। सबसे ज्यादा हेट स्पीच कौन देता है देश में? सबसे ज्यादा हेट स्पीच बीजेपी वाले देते हैं। गोली मारो, ये आतंकवादी हैं, इनको वोट दोगे तो आपके घरों में आएंगे। तो मतलब ये हेट स्पीच तो ये है ना। हम तो काम की राजनीति करते हैं, हम नाम की राजनीति नहीं करते। मैं पंजाब का 2 साल हो गए मुख्यमंत्री बने हुए। 2 साल में 43,000 सरकारी नौकरी देके आपके सामने खड़ा हूं। 2 साल में हमने 829 आम आदमी क्लिनिक बना दिए। 1.25 करोड़ से ज्यादा लोग वहां पे आके दवाई लेके ठीक होके चले गए। क्या ये काम नहीं करने चाहिए हमें? वो आम आदमी क्लिनिक को बंद करने के लिए नेशनल हेल्थ मिशन का पैसा रोक रखा है। ये ना बनाओ जी। फिर 26 जनवरी की परेड में पंजाब की झांकी नहीं हुई। क्यों जी? आजादी में 80% योगदान हमारे बुजुर्गों का, हमारे पुरखों ने कुर्बानियां दी। और 15 अगस्त और 26 जनवरी आप पंजाब के बिना मना लोगे? कैसे मना लोगे? हाउ डेयर यू आर। किसने वो खोते कौन है? शहीद भगत सिंह की झांकी को, जिसमें शहीद भगत सिंह, करतार सिंह सराभा, लाला लाजपत राय, मदन लाल ढींगरा, जलियांवाला बाग का कांड, जिसमें वो थे झांकी में, उनको रिजेक्ट करने वाले ये कौन होते हैं? ये भगत सिंह से बड़े हो गए जिन्होंने देश लेके दिया, अब उन्हीं के खिलाफ कर रहे हैं। मुझे तो ये शक है अगर इनका बस चले तो ये राष्ट्रीय गीत जन गण मन से पंजाब का नाम निकाल देंगे। अगर इनका बस चले तो इतनी नफरत करते हैं ये पंजाब को। और पंजाब वो है जो पूरे देश का पेट भी पालता है। 532 किलोमीटर हमारा बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ। हमारे बेटे
आज कारगिल से लेके पंजाब के लड़के खड़े हैं सीना तान के, कोई भी दुश्मन की तरफ से कोई गोली आती है सबसे पहले पंजाबियों का सीना है। तो ये इतना हमें नफरत करते। अब अरविंद केजरीवाल ने क्या किया, हम कहते रहे कि ये गिरफ्तार करेंगे, बहाना ढूंढ रहे हैं। मुझे ये बता दीजिए टाइमिंग क्या है, ये क्या चाहते हैं, विपक्ष का कोई भी नेता इस इलेक्शन में चुनाव प्रचार ना कर पाए, ये इलेक्शन छीनना चाहते हैं। 3 दिन पहले रशिया में क्या हुआ, 88% वोट पुतिन, 2030 तक, आगे 40 तक भी जाएगा। और वो 12% है, वो खराब हुई वोट है, उनके खिलाफ नहीं वोट डाल सकता कोई। तो ये भी तो पुतिन के रास्ते पर ही चल रहे हैं। फिर ये डिक्टेटरशिप है। आप रात को 8 बजे आ जाओ, अगर 9 बजे तक सर्च करते रहो, उसके बाद ले जाओ, फिर देखते हैं बाद में रिमांड मांगेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अरे एक देशभक्त बंदा है वो। अगर पैसे कमाने होते, IRS ऑफिसर है अरविंद केजरीवाल, कमिश्नर इनकम टैक्स का, उनकी पत्नी भी IRS कमिश्नर, इंडियन रेवेन्यू सर्विस में। पैसे कमाने होते तो अपनी अच्छी भली नौकरी को छोड़ते। तो इनको यही लगता रहता है कि हमारी तरह सारे ही, देखो साधु को सभी लोग साधु लगते हैं, चोर को सब चोर लगते हैं। इनके इलेक्ट्रिक बॉन्ड का क्या हुआ, 8,000 करोड़ के आसपास जब इलेक्ट्रिक बॉन्ड निकले हैं, कहते वो तो चंदा है। अच्छा, अगर कोई अच्छे काम करे कहते नहीं तेरा धंधा है। अभी मैं परिवार से मिलकर आया हूं, बेटा और बेटी हैं, आगे के एग्जाम देने हैं उन्होंने, किसे मिलने जाना है, कोई किताबें सिलेबस की, उनको बाहर नहीं निकलने दे रहे। रिश्तेदारों के फोन आ रहे हैं, ये पुलिस से परमिशन लेनी पड़ रही है कि सर प्लीज इनको भेज दो अंदर। नहीं जी, 2 बंदों को ही भेजेंगे, ये 4 हैं। हद है। बच्चों का क्या कसूर है जी, उनकी पत्नी का क्या कसूर है जी। तो ये सब कोई इनका किसी, मुझे ये बता दीजिए किसकी मानते हैं ये? सुप्रीम कोर्ट की मानते हैं? नहीं मानते। इलेक्शन कमीशन की मानते हैं? नहीं मानते। CBI की मानते हैं? नहीं मानते। नीति आयोग की मानते हैं? नहीं मानते। ये तो कमाल है, मतलब मैं ही मैं, हर जगह मैं ही मैं। सो ये बहुत ही निंदनीय है। आम आदमी पार्टी अब छोटी पार्टी नहीं है, 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बन गई। 10 साल में 2 राज्यों में हमारी सरकारें हैं, 10 हमारे राज्यसभा के मेंबर हैं, 1 हमारा लोकसभा का मेंबर है, 5 MLA हमारे गुजरात में हैं, 2 MLA हमारे गोवा में हैं, मध्य प्रदेश में सिंगरौली में हमारी मेयर है, और चंडीगढ़ का मेयर हमारा है। और वो तो पता होगा ना चंडीगढ़ का मेयर कैसे बना, फिर वो तो पता ही होगा ना कि ये डेमोक्रेसी है। फिर कैसे गिन रहा था वो, 36 वोट गिनने थे, 36 वोट गिनने थे, 36 वोट, कैमरे लगे हुए थे। कैसे गिन रहा था, ऐसे वोट देख के। जब सुप्रीम कोर्ट गए तो जस्टिस साहब ने कहा कि दिखाइए कहां है वोट, ये वो 8 के 8 वोट उन्होंने वैलिड करार दिए। और पहली बार हुआ है जुडिशियल हिस्ट्री में कि कोई मेयर का नाम सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिया कि ये मेयर होगा। तो अगर 36 वोट में से 8 वोट खराब कर दिए, मतलब ऑलमोस्ट 25%। मुझे इस बात का कोई हैरानी या खुशी नहीं है कि हमारा मेयर बन गया। मुझे इस बात की बहुत चिंता है कि 36 वोट में से 8 खराब कर दिए। अभी 4 जून को 92 करोड़ वोट गिने जाएंगे, उनमें क्या करेंगे ये? वोट कहीं डलता है, जाता कहीं और है, जीतता कोई और है। ये इन्होंने इलेक्शन को ऐसे समझ रखा है जैसे बस अब हमारा ही काम है। हम कहते रहे, पिछली बार भी अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि अगर ये आ गए ये संविधान बदल देंगे, और बाबा साहब का, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान बचाना है। अभी जो देश में चल रहा है पूरी दुनिया देख रही है, उसको सबको पता है। लेकिन ऐसे किसी पड़ोसी या किसी विदेशी राष्ट्रपति से कहलवा लेना कि यू आर द मोस्ट फेमस प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड, और
अभी किसानों की समस्या थी, हरियाणा के बॉर्डर पे रोक लिए। पत्रकारों ने मुझसे पूछा, मैंने कहा जी कहते दिल्ली क्यों आते हैं किसान? मैंने कहा जी मोदी जी दिल्ली क्यों आए फिर अहमदाबाद छोड़ के? कहते जीत के आए हैं। मैंने कहा जहाँ जीत के आएंगे वो देश का राज करने के लिए, तो वहीं पे आएगा सारा देश, उनको दिल्ली क्यों नहीं आने देते? मैं लाहौर भेजूं उनको? लाहौर से ज्यादा तारें लगा दी थी, लाहौर वाले बॉर्डर पे पाकिस्तान ने तार नहीं लगाई हुई, हमारे वाले ने लगाई हुई है, उनको क्या जरूरत है? कहते अपनी तरफ लगा लो। तो ये किसानों की समस्या तो हल नहीं करते। टीवी पे ऐड आती है, पापा यूक्रेन और रशिया का युद्ध रुकवा दिया मोदी जी ने। अच्छा, आप उनका युद्ध रुकवा सकते हो, अपने किसानों से बात नहीं कर सकते 200 किलोमीटर? कमाल है। हाँ, आप देख रहे हैं भगवंत मान जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं अपनी बात रख रहे थे और सीधा हमला वर्तमान सरकार पे, नरेंद्र मोदी पे और उनकी सरकार कैसे काम कर रही है, किसानों की समस्या, इन तमाम मसलों को यहाँ रखते हुए और दिल्ली पहुँच चुके हैं। यहाँ पे आप जान रहे हैं। और इस बीच हेमंत सोरेन की तरफ से कल्पना मुर्मू सोरेन ने अभी जो ट्वीट किया है वो आपके सामने रख रहा हूँ। शासन का मतलब तानाशाही हो गया है, देश का हर एक कोना इनमें जुल्म की गवाही हो गया है। इन्हें लगता है कि करोड़ों लोगों का नेतृत्व कर रहे जन नेताओं को गिरफ्तार कर ये फिर से गद्दी पर बैठ जाएंगे। देश की स्वाभिमानी नीडर जनता इनके भ्रम और अहंकार का मुंहतोड़ जवाब देगी। इंडिया झुकेगा नहीं। स्टैंड विथ केजरीवाल, स्टैंड विथ हेमंत। कल्पना मुर्मू सोरेन। हेमंत सोरेन के ट्विटर हैंडल से कल्पना सोरेन ने, जानते हैं अभी कुछ दिनों पहले मुंबई में इनका शानदार भाषण था, एक आगाज़ था देश की राजनीति में, राष्ट्रीय राजनीति में। वो आपने देखा राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन, और उस मौके पर इनका जो भाषण था देश दुनिया ने इसको खूब देखा, खूब सराहा। और ये ट्वीट कर रही हैं कि शासन का मतलब तानाशाही हो गया है, देश का हर एक कोना इनके जुल्म की गवाही हो गया है, ये लिख रही हैं कल्पना सोरेन। और कल्पना सोरेन के अलावा अभी थोड़ी देर पहले फिर से महबूबा मुफ्ती ने भी ट्वीट किया है। महबूबा मुफ्ती के ट्वीट को देखिए आप, लिख रही हैं कि ये तथ्य कि एक मौजूदा मुख्यमंत्री देश की सर्वोच्च अदालत से जमानत हासिल करने में असमर्थ है, भारत में मामलों की खेदजनक स्थिति को दर्शाता है, जहां व्यक्तिगत अधिकारियों की रक्षा के लिए बनी हर संस्था को कमजोर किया जा रहा है। कुल मिलाकर के सीधा हमला सर्वोच्च अदालत पे कि वहां जमानत हासिल करने में असमर्थ हो जाता है देश का एक मौजूदा मुख्यमंत्री। जो वहां से याचिका विड्रॉ की गई थी, उस याचिका पर, वो विड्रॉल पर यहाँ पर महबूबा मुफ्ती अपनी बात रखती हुई दिखाई दे रही हैं। तो एक तरफ कल्पना सोरेन, दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती, दो महिलाओं की बात। और हमारे साथ भी एक महिला एडिटर हमारे साथ बनी हुई हैं, उनके पास सीधे चलते हैं और उनसे ज़रा समझें। एक तरफ परिस्थितियाँ जो है ये दिखाई दे रही हैं, और ऐसी परिस्थिति जिसमें अरविंद केजरीवाल की तस्वीर हम देख रहे हैं, ये जो तस्वीर है ये तस्वीर उनके कोर्ट में पेशी के वक्त की तस्वीर है, जा रहे हैं, लेकिन कोर्ट के अंदर अभी बहुत सारी बातें चल रही हैं। ईडी अपनी दलीलों पर दलील दे रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अब तैयारियां, और जल्दी ही हम समझेंगे, जानेंगे कि हम इनकी तरफ से यानी अरविंद केजरीवाल की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है। लेकिन सरमित्रा जी, क्या कुछ आप कहेंगे? दो बातें यहाँ पर, दो ट्वीट बहुत ही इंपॉर्टेंट, कल्पना सोरेन की और महबूबा मुफ्ती की। जी राजीव जी, कल्पना जी ने जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने जो ये कहा कि देश का हर कोना इनके जुल्म की गवाही हो गया है, और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि लद्दाख में सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे हैं, उसकी कोई चर्चा मोदी नहीं करते। किसान अभी भी आंदोलन पर हैं, उसकी कोई चर्चा न मोदी करते हैं, न उनकी पार्टी करती है, न सरकार करती है, और न मीडिया अब कर रहा है। और अब जो है हम देख रहे हैं कि केजरीवाल को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया है, रातों रात गिरफ्तार किया गया, सुबह तक का भी इंतजार किया जा सकता था, या कि जो मामला कोर्ट में है तो कोर्ट का वर्डिक्ट आने का वेट किया जा सकता था। लेकिन जिस तरह ईडी ने सारी चीजें अपने हाथ में ले ली और इस पर चुनाव आयोग खामोश बैठा हुआ है, कुछ नहीं कह रहा है, या अगर कह रहा है, कुछ कर रहा है, तो वो अभी तक सामने नहीं आया है। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता लोकतंत्र को लेकर है, और इसी की ओर अभी इंडिया गठबंधन के तमाम नेता सवाल उठा रहे हैं। महबूबा मुफ्ती का ये जो कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में भी अगर अब निर्वाचित मुख्यमंत्री को जमानत नहीं मिल रही है, और व्यक्तिगत अधिकारों के लिए जो संस्थाएं बनी है जिनकी रक्षा के लिए, अगर उनकी रक्षा नहीं हो पा रही है, तो फिर हम किस नाम का लोकतंत्र
हम अपने आप को कह रहे हैं। कल राहुल गांधी ने जो बात कही थी कि लोकतंत्र झूठ है, ये आज उसी बात को, राहुल गांधी की एक और बात जो है ये सच साबित होती दिखाई दे रही है। और इस समय मुझे ये लगता है, अभी हमने भगवंत मान की भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें उठाई और एक बात उन्होंने ये जो कही कि पंजाब में जिस तरह का माहौल बन गया है और मोदी जो है वो पंजाबियों का, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इस एक कदम से बीजेपी को पंजाब में भी बड़ा नुकसान हो सकता है, दिल्ली में तो नुकसान हो सकता है, और यहाँ की 7 और पंजाब की 13 यानी 20 सीटों पर इस समय बीजेपी के लिए ये एक नया खतरा दिख रहा है। कुछ समय पहले हमने ये देखा था कि बिहार और झारखंड में जो खेल कर रही थी बीजेपी, उससे वहां उसको नुकसान हो रहा था। और अब बीजेपी का, जब मैं सर्वेश जी से एक सवाल मैंने किया था कि आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी टीम कहा जाता है, और ऐसे इंडिया गठबंधन में इस समय बहुत से लोग ऐसे हैं जो पहले कांग्रेस के खिलाफ थे, लेकिन धीरे धीरे, चाहे ठाकरे मतलब शिवसेना हो, चाहे एनसीपी हो, इन लोगों ने कहीं ना कहीं बीजेपी से धोखा खाया, बीजेपी से इनको झटका मिला। नीतीश कुमार को झटका मिल चुका है लेकिन वो वापस वहां चले गए हैं। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि चाहे नीतीश कुमार है, चाहे मायावती है, या जो अभी भी बीजेपी के साथ बने हुए हैं, इस उम्मीद में कि उन पर कोई आंच नहीं आएगी अगर हम बीजेपी के साथ चले जाएं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वो खुद को छलावा दे रहे हैं। क्योंकि बीजेपी का ये, जो हमने कुछ समय पहले एक और बात कही थी कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं, तो ये अपने अलावा ये किसी और की नहीं सोच रहे हैं। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मोदी का ये जो रवैया है, ये जो मौजूदा बीजेपी है, जो अपने अलावा किसी और की नहीं सोचती, ना वो अपने नेताओं की सोचते हैं, ना अपने साथियों की सोचते हैं। पंजाब में अकाली दल को बीजेपी ने इसी तरह अपने से दूर किया, महाराष्ट्र में शिवसेना को इसी तरह अपने से दूर किया, और अब आम आदमी पार्टी जो कुछ समय पहले तक बीजेपी, चाहे हम कश्मीर का मसला देख लें, चाहे राम मंदिर का मसला देख लें, बहुत से मसलों पर कांग्रेस से अलग राय आम आदमी पार्टी की हुआ करती थी और वो बीजेपी के साथ खड़ी नजर आती थी। गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, इन तमाम जगहों पर कांग्रेस की सीटें कम करवाने में या कांग्रेस को नुकसान करवाने में आम आदमी पार्टी का बड़ा हाथ रहा है। लेकिन अब ये एक ऐसी कठिन घड़ी आ चुकी है आम आदमी पार्टी के सामने और इंडिया गठबंधन के सामने, तो मुझे ऐसा लगता है कि मोदी ने एक मौका दे दिया है इंडिया को मजबूत करने का। मोदी ने खुद ये एक सुनहरा अवसर दे दिया है कि इंडिया गठबंधन के तमाम लोग अब और मजबूती से एक दूसरे के साथ खड़े हो जाएं। अभी तक ममता बनर्जी भी बहुत कांग्रेस से खपा खपा दिखती हैं, वहां टीएमसी और कांग्रेस के बीच बहुत ज्यादा लड़ाई इस तरह की चलती रहती है, बयानबाजी चलती रहती है। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी भी कहीं ना कहीं इस बात से सबक लेंगी, मायावती विचार कर रही होंगी, वहां जयंत चौधरी, नीतीश कुमार, ये तमाम लोग कहीं ना कहीं अब घबरा रहे होंगे कि अब अगला नंबर किसका होगा। और ये जो एक डर है, क्योंकि सिंघवी ने भी कहा कि घबराइए, फांसीवाद की शुरुआत हो चुकी है, ये एक बहुत गंभीर बात थी अभिषेक मनु सिंघवी की। और इस समय भारत के लोग तो जो देख रहे होंगे, जो हमारे आपके जैसे चैनलों पर जो दिख रहा है, हम दिल्ली की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि क्या हाल बन गया है, मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में भी ये संदेश जा रहा होगा। और कुछ समय में चुनाव शुरू होने हैं और ये माहौल दिख रहा है दिल्ली का, तो ये कहीं ना कहीं मोदी के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। जी बिल्कुल। इस बीच ममता बनर्जी ने तो ट्वीट करके ऑलरेडी इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है और फाइट करेंगे अच्छी तरह से वो कह रही थी, और उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन से हम मुलाकात करेंगे। सीधे चलना चाहते हैं पहले इकरार के पास, क्या कुछ जानकारी है इकरार जरा आपसे समझूं, और फिर हमारे दो साथी और जुड़े हुए हैं हमारे साथ, प्रशांत टंडन जी हैं और दीपक पाचपोर जी हैं, उनके पास भी आएंगे। लेकिन इकरार, क्या कुछ अंदर से खबरें आ रही हैं? शायद आपने थोड़ा अपना लोकेशन चेंज किया है, ये भी समझूं कि अंदर ईडी जो है राव एवेन्यू कोर्ट में लेकर अरविंद केजरीवाल को, और उस पे तमाम तरह की जो बातें जिरह वो सब हम सुन रहे हैं, अलग अलग बातें छन के आ रही हैं। लेकिन क्या कुछ आपके पास है? और एक कार अंदर जाते हुए, अब किसी और की गाड़ी होगी, लेकिन कोर्ट परिसर और उसके अंदर गाड़ियां आती जाती रहती हैं, लेकिन अंदर जो कुछ हो रहा है वो क्या कुछ आया है बाहर? इकरार जी
जी जी, सबसे पहले मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ, ये राउज एवेन्यू का कोर्ट गेट नंबर 3 है और अभी थोड़ी देर पहले यहाँ कुछ सरगर्मियाँ हुई हैं, तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जब पेशे से निकलेंगे तो इसी गेट से उन्हें ले जाया जाएगा। पुलिस जो है बैरिकेटिंग से हटा रही है। आपने देखा है कि पुलिस की गाड़ी भी अंदर गई है, तो जो हम सब लोगों को, जो जितने मीडिया वाले खड़े थे, इन सबको साइड कर दिया है। तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इसी गेट से अरविंद केजरीवाल निकलेंगे। ये गेट नंबर 3 है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी जो कोर्ट के अंदर जो ईडी जो है वो अपनी दलीलों में जो दलीलें पेश कर रहे हैं, उन दलीलों में अरविंद केजरीवाल को जो है इस तथाकथित घोटाले का किंग पिन साबित करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि विजय नायर जो है वो अरविंद केजरीवाल और जो दक्षिण की लॉबी थी उनके बीच की कड़ी हैं, और जो है वो ही बीच में उन्होंने डील कराई। साथ में जो इस डील के दौरान करीब 45 करोड़ के आसपास का जो रिश्वत मिली थी उसे गोवा चुनाव में इस्तेमाल किया गया है। तो कुल मिला के जो है ईडी अपनी तरफ से जो है कोई कमी नहीं छोड़ रही है। वो अपने सभी दलीलें पेश कर रही है, और ईडी के जो वकील है उनका साफ तौर पर ये कहना है, बार इस बात पे जोर देना है कि हमारे पास पुख्ता सबूत हैं, जिन सबूतों के आधार पे ही हमने जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। तो अभी कुछ देर में जो है अरविंद केजरीवाल पक्ष की तरफ से भी दलीलें अभी रखना शुरू होंगी, शायद शुरू हो गई होंगी। हम आपको पल पल की जानकारी देंगे। साथ ही हम आपको बताएं कि गेट नंबर 5 है जो पीछे, जहां से अरविंद केजरीवाल को इस कोर्ट के अंदर लाया गया था, अब जो है इन्हें वापसी पीछे वाले गेट से, जो गेट नंबर 3 है जहां हम सब लोग मौजूद हैं, शायद वहां से निकाला जाए, क्योंकि कुछ सरगर्मियां हुई है, कुछ गाड़ियां अंदर आई है, बैरिकेडिंग थोड़ी हल्की की गई है, कोर्ट के अंदर आने जाने के लिए है, और रस्सा लगा के मीडिया वालों को थोड़ा पीछे किया गया है। तो इससे यह अनुमान है कि अभी कुछ देर में जब दलीलें खत्म होंगी, जो भी कोर्ट में जो भी फैसला होगा, उसके बाद अरविंद केजरीवाल इस गेट से बाहर निकलेंगे। जी, इस गेट नंबर 3 से हो सकता है बाहर निकले। हमारे साथी यहां अपनी बात रख रहे हैं, जरा जल्दी से आना चाहता हूं। प्रशांत टंडन जी, बहुत देर से बहुत सारी बातें आप सुन रहे हैं, आपकी प्रतिक्रिया? अभी बहुत कुछ बदल चुका है, और साथ साथ देखिए आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन सर्वेश मिश्रा से जब हम बात कर रहे थे तो बार बार वो कांग्रेस का नाम भी ले रहे थे, इंडिया गठबंधन की मजबूती, राहुल गांधी का नाम भी ले रहे थे। राहुल गांधी ने ये आधिकारिक तौर पर यह पुष्टि इसकी हो गई है कि राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल के परिवार से बात की है, और यह भी सुनने में आ रहा है, यह भी कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के घर भी राहुल गांधी अभी से थोड़ी देर बाद चले जाएं मुलाकात करने के लिए, क्योंकि सीईसी की बैठक चल रही थी, अब वो टल गई। बैठक 27 तारीख को है, यानी सीधे होली के बाद, 25 को होली है, 26 के बाद 27 को, 25-26 होली कह लें अगर, या 24-25 तो 27 को अब सीईसी की बैठक होनी है। और यहां राहुल गांधी ये अब माना जाए कि इन तमाम इंडिया गठबंधन के जो दल हैं उनको एक लीडर के रूप में वो स्वीकार कर चुके हैं, इसलिए बार बार राहुल गांधी का जिक्र आ रहा है। तमाम नेताओं, हमने इंडिया गठबंधन की जो मीटिंग हुई उनमें भी देखा था। तो जरा ये समझना चाहता हूं आपसे कि यहां लोग और ऐसे दल, आम आदमी पार्टी जैसा दल भी अगर राहुल गांधी की तरफ देख रहा है, राहुल गांधी हाथ बढ़ा रहे हैं। कल कांग्रेस पार्टी के जो तमाम नेता आए मुलाकात या अपना वो प्रोटेस्ट में भी आज कई लोग हिस्सा ले रहे थे, जैसा इन्होंने बताया भी। तो तस्वीर कैसी बनती हुई दिखाई दे रही है प्रशांत टंडन जी? ये है कि आप इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं और मेरी निगाह जा रही है एनडीए में, और एनडीए का एक भी घटक दल में शांत है, कोई नहीं बोला। क्या नीतीश कुमार का बयान आया, क्या एकनाथ शिंदे का बयान बोले कुछ, क्या अजीत पवार इसमें कुछ बोल रहे हैं? सन्नाटा है। तो मोदी साहब इस मामले में अकेले हैं, और ये एनडीए के घटक दल भी अब महसूस कर रहे हैं कि ये खतरे की घंटी उनके लिए भी है कि कल अगर इनके बीच खराब होंगे तो एकनाथ शिंदे का, नीतीश कुमार का, अजीत पवार का हश्र भी वही होगा जो आज अरविंद केजरीवाल का है। इसलिए सन्नाटा है वहां पे, और ये सन्नाटा एक बात और तय करता है राजीव जी, बीजेपी के अंदर का सन्नाटा, एनडीए का सन्नाटा,
कि इलेक्शन में इनकी भागीदारी क्या रहेगी, इनके अंदर मन की मंशा क्या होगी। क्या ये चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी इतने ही ताकतवर बने रहें कि कल को वो किसी को भी अरविंद केजरीवाल बना दें? ये एनडीए के घटक दल सोच रहे होंगे। जहां तक इंडिया गठबंधन का सवाल है, राहुल गांधी उसमें निर्विवाद रूप से नेता हैं। अभी मुंबई की बैठक हुई है, शानदार बैठक हुई है, और इलेक्शन बिल्कुल तय हो गया। कल रात से मैं कह रहा हूं कि इलेक्शन की दिशा तय हो गई है, और ये भी तय हो गया है कि अगर किस बात से देश की जनता को बचना है। बहुत लोग इस पूरे प्रकरण को बहुत डर की निगाह से देख रहे होंगे, क्योंकि उन लोगों ने इमरजेंसी नहीं देखी है। हम लोग यहाँ बैठे, हमने इमरजेंसी देखी है। तो इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़ा मौका है, पहली बात। दूसरी चीज देखिए, मैं पहले भी ये कह रहा था कि इंडिया गठबंधन को, देश की तमाम और राजनीतिक पार्टियों को, अभी सरमित्रा जी भी यही बात कह रही थी कि कांग्रेस से सीखना चाहिए कि राजनीति में कितना बड़ा दिल चाहिए होता है। कांग्रेस अगर 140 साल पुरानी पार्टी है और आज भी वो देश की प्रमुख पॉलिटिकल पार्टी है, सत्ता में रही है, सत्ता को चैलेंज कर रही है, सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही है, 140 साल पुरानी पार्टी कैसे बची रह गई? इसी वजह से बची रह गई कि इतना बड़ा दिल चाहिए होता है कि जो व्यक्ति, जो लीडर, जो पॉलिटिकल पार्टी रोज आपको बदनाम कर रही थी। अभी हाल फिलहाल गुजरात के इलेक्शन तक ये बयान आ रहे थे कि कांग्रेस पार्टी है कहां, कांग्रेस पार्टी तो चुनाव ही नहीं लड़ रही है, तो कांग्रेस पार्टी के लोग तो भाग जाते हैं। राहुल गांधी को नेता मानने को तैयार नहीं थे वो। आज वही राहुल गांधी फोन कर रहा है, वो राहुल गांधी आज मिलने जा रहा है। आप देखिए कि वो राहुल गांधी अगर अरविंद केजरीवाल को फोन कर रहा है तो वो फोन ईडी के अधिकारियों के जरिए गया होगा अरविंद केजरीवाल के पास। ये हिम्मत चाहिए, ये हिम्मत जो है दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज में नहीं है। अरविंद केजरीवाल के तो बचपन के दोस्त और रिश्तेदार भी उनको फोन नहीं कर रहे होंगे, डर के मारे कि फोन उतरेगा। तो ये हिम्मत, ये बड़ा दिल जो है कांग्रेस पार्टी ने दिखाया, इसीलिए कांग्रेस पार्टी जो है वो इतने दिनों तक सरवाइव की है कि रोज अरविंद केजरीवाल और दूसरे लोग उनके ऊपर तमाम तरीके के आरोप शीला दीक्षित पर लगाते थे। शीला दीक्षित के बेटे कल अरविंद केजरीवाल के घर के सामने थे, संदीप दीक्षित। दूसरी बात यह कि तमाम सारी पॉलिटिकल पार्टीज को पुलिस की ताकत के बारे में, ईडी के बारे में, सीबीआई के बारे में, संवैधानिक संस्थाओं के बारे में, पीएमवाईएल एक्ट के बारे में, जिसमें जिम्मेदारी आरोपी की है कि वो अपना अपराध जो है वो अपने आप को इनोसेंट बताए, अपने आप को बेकसूर बताए, इन सब चीज पे पुनर्विचार करना चाहिए। जब भी सत्ता में आए पुनर्विचार करना चाहिए कि पुलिस की गिरफ्तारी की ताकत क्या होगी। तमाम सारे नए चेक्स एंड बैलेंसेस बनाने चाहिए। अदालतों को अपने अंदर जो है आईने के सामने अपने आप को खड़ा होकर देखना चाहिए। आज दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस की इनकम टैक्स के मामले पर अपील खारिज कर दी। अदालतों को सोचना चाहिए कि वो संविधान के प्रति जवाबदेह हैं, वो भारत के संविधान के प्रति जवाबदेह हैं। ये जजेस को क्या बताना पड़ेगा? जजेस को जो है आत्मावलोकन करना चाहिए कि ऐसा क्या है कि एक जज में कि जिसका नाम आते ही बेंच में लोग केस विड्रॉ कर लेते हैं। तो अगर संवैधानिक संस्थाओं का यह हाल है कि एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष को एक पुलिस आती है, उसके घर से उठा के ले जाती, गिरफ्तार कर लेती है, और निर्वाचन आयोग खड़ा देख रहा है, वो कैमरे के सामने आते तो शायरिया पढ़ते हैं,
उनका काम ये नहीं है। इस देश में शायरों की, हास्य कवियों की कमी नहीं है। जो कमी है इस देश में वो संवैधानिक संस्थाओं में मजबूत लोगों की, कमिटेड लोगों की कमी है। आप बताइए, पिछले 24 घंटे से या पिछले रात से 12 घंटे से ये पूरा हंगामा चल रहा है। बीच इलेक्शन में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान किसी ने कोई आवाज, कोई ट्वीट, कोई बयान इलेक्शन कमीशन की तरफ से सुना कि ये उन्होंने कहा कि हम इस मामले को मॉनिटर कर रहे हैं, हम देखेंगे। राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी है, उसका कन्वीनर है, और आप इलेक्शन कमीशन हो, आप उसके गार्जियन हो। और खासकर ऐसे वक्त जब आपको चुनाव के दौरान हो, जब आपको इंश्योर करना है कि लेवल प्ले फील्ड हो। अरविंद केजरीवाल ने क्या किसी घर डाका डाला है? अरविंद केजरीवाल ने क्या कोई ऐसा संगीन अपराध किया है कि रात के 9 बजे 10 बजे रात में जाकर 500 पुलिस वालों के साथ उसको आप गिरफ्तार करके लाएंगे आतंकवादी की तरह, संवैधानिक पोस्ट पे बैठा हुआ व्यक्ति? तो तमाम सारी डेमोक्रेटिक संस्थाओं को और खासकर अदालतों को सोचना चाहिए। मीडिया का तो हम क्या कहें कि मीडिया तो इस वक्त जो है पूरा जो सेलेक्टिव लीक्स है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की, वो चला रहा है। तो वो तो खैर वो कॉन्क्लेव मीडिया है, वो ये सब करता रहेगा, हम उसको अभी इग्नोर नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये कि उनके बारे में भी विपक्षी पार्टियों को सोचना चाहिए और देश की जनता को सोचना चाहिए कि ये कैसा मीडिया है जो सरकार से सवाल ना पूछकर विपक्षी पार्टियों से सवाल पूछ रहा है। ये कैसा मीडिया है कि जिसके मीडिया मालिक और प्रधानमंत्री एक दूसरे का गुणगान कर रहे हैं। इसके बारे में देश की जनता को सोचना चाहिए। राजीव जी सही कह रहे हैं, देश की जनता को सोचना चाहिए कि क्या कुछ चल रहा है इस देश में। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जिससे शुरुआत आपने की थी कि आज की तारीख में आखिर नीतीश कुमार क्यों चुप हैं, आज की तारीख में आखिर केसीआर क्यों चुप हैं, वो तमाम नेता जो इंडिया गठबंधन में नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन से बाहर हैं या एनडीए के साथ हैं, वो सब क्यों चुप हैं? क्या इनकी चुप्पी के पीछे भी, या वो कहते हैं ना कि तूफान आने से पहले की ये खामोशी है, ये शांति है, ये है या कुछ और है? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसको जरा और आगे बढ़ाना चाहता हूं, चाहे वो चाचा जी हो तेजस्वी यादव के, या इधर के कविता के पिताजी हो के चंद्रशेखर राव, या टीडीपी के मुखिया आप जान रहे हैं, और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे नेता, जेडीएस के नेता देवेगौड़ा पूर्व प्रधानमंत्री, वो क्यों चुप हैं? ऐसे बहुत सारे, क्यों नवीन पटनायक चुप हैं? लेकिन अब जल्दी से एक अपडेट के लिए आना चाहता हूं इकरार के पास। इकरार, क्या कुछ अपडेट है जरा बताइए, और फिर आते हैं डॉक्टर दीपक पासपोर्ट जी के पास। इकरार जी, अभी जो है अरविंद केजरीवाल पक्ष की तरफ से जो अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए हैं, उन्होंने अपनी दलीलें रखना शुरू कर दी हैं। और वो जो है अपनी दलीलें दी थी, ईडी के जो अधिकारियों, जो लीगल टीम ने जो दलीलें दी थी, उन सब के बाद में जो है अभिषेक मनु सिंघवी उन सब पे सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो रिमांड होनी चाहिए, रिमांड भी पीएमएलए जो कानून है उसके तहत होनी चाहिए, क्योंकि ये जो 10 दिन की ये जो रिमांड मांग रहे हैं ये बहुत ज़्यादा है। इतना इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि 1.5 से 2 साल से ये केस चल रहा है। कई पार्टी के कई नेता पहले से गिरफ्तार हैं, लेकिन अभी तक उसमें कुछ निकल के नहीं आ रहा है। तो कुल मिला के जो है अभिषेक मनु सिंघवी ने अभी जो है अपनी दलीलें देना शुरू करी हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि जो एएस राजू जो पेश हुए हैं ईडी की तरफ से, उन्होंने सबसे पहले जो कहा कि जो दलीलें रखी उसके बारे में हम थोड़ी जानकारी देंगे। हमें कुछ जानकारी मिली है, उसमें उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया भी जो है इस मामले में जो है वो अरेस्ट हैं, इसलिए इनकी भी जो है पूछताछ के लिए इनके भी हमें रिमांड जरूरी है। साथ ही उन्होंने कहा कि विजय नायर और अरविंद केजरीवाल और के कविता के लिए, ये विजय नायर जो है ये अरविंद केजरीवाल और के कविता के बीच की कड़ी का काम करते थे और ये मिडल मैन की भूमिका थी। साथ ही एएसजी राजू ने कहा कि वह करीब 300 करोड़ रुपए का आम आदमी पार्टी को जो है वो जो घूस ट्रांसफर हुई है
उसके लिए, और उसका जो इस्तेमाल है उसमें दो बार कैश ट्रांजैक्शन बताया है, जिसमें कहा था 10 करोड़ रुपए कोई बूची बाबू के जरिए 10 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए, फिर 15 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। और साथ ही एएसजी ने कहा कि जो अरविंद केजरीवाल पंजाब के चुनाव के लिए फंड चाहते थे, ये जो पैसा आ रहा है ये गोवा और पंजाब के चुनाव के लिए आया है। एएसजी ने फिर कहा कि आम आदमी पार्टी जो इस घोटाले के जो मुख्य आरोपी हैं वो अरविंद केजरीवाल है, क्योंकि उनके बिना कोई भी जो है डिसीजन नहीं लिया जा रहा था। सब उनसे पूछताछ करके पूछने के बाद ही सब कुछ डिसीजन लिए जा रहे थे। साथ में उनके कैश मांगने की भी उन्होंने कहा कि हमारे पास में सबूत है कि उन्होंने घूस की डिमांड की है। साथ ही 40 करोड़ रुपए बताए गए कि कोई प्रिंस कुमार है, उनको गोवा चुनाव के लिए ट्रांसफर किए गए थे। तो कुल मिला के जो ईडी के जो ईडी की तरफ से जो एएसजी राजू पेश हुए हैं वो अपनी मजबूत दलीलें उन्होंने पेश की है, ताकि उनको जो है रिमांड, जो 10 दिन की रिमांड मांग रहे हैं वो मिल रहे हैं। उसके बाद ही उनकी दलीलें जैसे ही खत्म हुई वैसे अभिषेक मनु सिंघवी की ने दलीलें शुरू की हैं, और उन्होंने उन सारी जो सवाल एएसजी राजू ने जो उठाए थे उन सब पे वो सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सब जो है मनगढ़ंत है, इसमें किसी भी तरीके की कोई सच्चाई नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आप हमारे साथ और अंदर से जो खबरें आ रही हैं वो जरूर हम तक पहुंचाइए। अभी जो चर्चा पहले ईडी के वकील ने जो अपनी बात रखी है वो आप सुन रहे थे, बता रहे थे हमारे साथी इकरार, और ईडी के दलील के बाद अभिषेक मनु सिंघवी केजरीवाल की तरफ से अपीयर हुए हैं और वो अपनी दलील यहाँ पे रख रहे हैं और उन तमाम दलीलों को अपने तर्कों के दम पर खारिज करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच आज आजम खान से मिलने पहुंचे थे अखिलेश यादव से जब मीडिया ने इसी मसले पर पूछा है तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए जरा सुन लेते हैं। अखिलेश यादव की जो टिप्पणी है वो बहुत महत्वपूर्ण है और इसके बाद फिर सीधे आते हैं, हमारे दोनों साथी अपनी अपनी बात रखेंगे। जरा सुनते हैं अखिलेश यादव को। रामपुर की टिकट को लेकर के और टिकट लेकर के भी चर्चा हुई है। सर पल्लवी देखिए, ये पीडीए ही जीतेगा, पीडीए ही एनडीए को हराएगा। और पीडीए से घबराई हुई है सरकार। लगातार मुख्यमंत्रियों में कार्रवाई हो रही है, क्या ये कोई नया तरीका नहीं है, ये समय बहुत बलवान है। हमने आपने तमाम किस्से सुने होंगे, समय से ज्यादा बलवान नहीं है। और समय आएगा जब बीजेपी को भी जनता सबक सिखाएगी। केवल जनता इंतजार कर रही है कब उसे वोट डालने का मौका मिल जाए। और केवल मुख्यमंत्रियों को जेल भेजने से कुछ न्यूज को कंट्रोल करने से लोकतंत्र में इनकी जीत नहीं होने वाली है। ये लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। लोकतंत्र में जो आवाज उठाना चाहते हैं उनकी आवाज दबाना चाहती है सरकार। और सच्चाई तो ये है कि इनके पास जवाब नहीं है। मान लीजिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पेपर लीक हुए हैं, कोई एक पेपर लीक नहीं हुआ है। जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं सबके पेपर लीक हुए हैं। और पेपर लीक होने से जिन बच्चे नौजवानों का भविष्य अंधकार में गया है, मैंने कई बार बोला हूं, मैं फिर बोलता हूं, 60 लाख बच्चे जिनका भविष्य इस भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में छीना है। 60 लाख और उनके माँ बाप को मिला लें तो 60 लाख गुणा 3 कितना हुआ? 1 करोड़ 80 लाख। 1 करोड़ 80 लाख का अगर हम भाग दे दें, 1 करोड़ 80 लाख को हम भाग दे दें 80 से लोकसभाओं से, तो हर लोकसभा में 2,25,000 वोट कम हुआ है। और जिस दल का 2,25,000 वोट कम हो जाए एक लोकसभा में, तो सोचो कितनी घबराई हुई होगी। क्या इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ने भारतीय जनता पार्टी का बैंड नहीं बजा दिया? इलेक्ट्रल बॉन्ड जो मिले हैं भारतीय जनता पार्टी का, क्या उसका जवाब है उनके पास? और अगर आप दिल्ली वाली बात कर रहे हैं तो जो आरोप लग रहा है, क्या इलेक्ट्रल बॉन्ड उसने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नहीं दिया? तो ये घबराहट में अपना जो मुद्दा बदलने की जो तरीका है, इसमें भारतीय जनता पार्टी कामयाब नहीं होगी। ये कितने भी नेताओं को जेल भेज देंगे लेकिन जनता को जेल नहीं भेज सकते। जनता इनको सबक सिखाएगी। तो सुन रहे थे आप अखिलेश यादव को, और साफ साफ कह रहे हैं कि सिर्फ कुछ मुख्यमंत्रियों को जेल में डालने से और कुछ न्यूज को मैनेज करने से आपका कुछ भला नहीं होने वाला है। आप जो कर रहे हैं वो
जनता देख रही है, इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला भी जनता देख रही है, तमाम बातें यहां कह रहे थे अखिलेश यादव। जल्दी से आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी, फिर दीपक जी। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही अखिलेश जी ने कि ना जनता को जेल भेज सकते हैं, ना जनता के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं, और जनता ही सब करती है काम। तो और इस देश में जो हो रहा है वो खामोशी से भी जनता देख रही है। हमने देखा पिछले चुनाव में भी कि किस तरीके से जनता ने अपना फैसला सुनाया है। तो और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात राजीव जी, जो हम लोग शुरू में चर्चा की थी कि एनडीए गठबंधन के अंदर बहुत खामोशी है और डर है, और ये डर जो है बीजेपी को बहुत महंगा पड़ेगा। ये इंडिया गठबंधन में के अंदर डर नहीं है। इंडिया गठबंधन लड़ रहा है, बयान दे रहा है, सामने है, सड़कों पे है, उनके कार्यकर्ता सड़कों में है, पुलिस खींच खींच के उनको बसों में भर रही है, ले जा रही है, छोड़ रही है, गिरफ्तार कर रही है। इंडिया गठबंधन के नेताओं की ईडी परेशान कर रहा है, सीबीआई इनकम टैक्स परेशान कर रहा है, फिर भी लड़ रहे हैं। घबराहट और खामोशी एनडीए के घटक दलों में है। कहाँ एकनाथ शिंदे हैं कहाँ वो, अजीत पवार, ये जो वॉशिंग मशीन के अंदर जो लोग गए हुए थे, ये कहाँ हैं? ये जो कविता जी हैं बीआरएस की, कविता जी ने बयान दिया था राम मंदिर के बारे में, गिरफ्तार हो गई। तो ये सारा कुछ जो हो रहा है वो घबराहट और खामोशी एनडीए घटक दलों में है। चंद्रबाबू नायडू जो नए नए अभी आए हैं, रविंद्र पटनायक जो पता नहीं अभी अंदर हैं कि बाहर हैं, लेकिन वो वॉशिंग मशीन की तरफ देख रहे हैं टकटकी निगाहों से। इन सारे लोगों में घबराहट है राजीव जी, और ये बीजेपी का कितना साथ देंगे कितना नहीं देंगे नहीं कह सकते, और जनता इनका कितना साथ देगी। एक इनका बयान आएगा इस मामले में, अगर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, इन्हीं का वोटर इनके खिलाफ हो जाएगा। इस डर से ये बात नहीं कर रहे हैं। और आप देखिए कि इंडिया गठबंधन का, चाहे वो स्टालिन हो, ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, महबूबा मुफ्ती हो, सारे लोग बयान दे रहे हैं। कल्पना सोरेन हो, चंपाई सोरेन हो, सब बयान दे रहे हैं। एनडीए के लोग शांत हैं, मुर्दा शांति है वहां पे उस खेमे में। बोलना चाहिए उनको, पक्ष में बोले, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोले, ईडी के पक्ष में बोले तो कुछ। राजीव जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये कुछ तो बोलें। इधर सिंघवी जो हैं वो, अभिषेक मनु सिंघवी, वो जिरह कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी क्यों? क्या इस वक्त उनसे बिना उनको गिरफ्तार किए गए पूछताछ नहीं कर सकते थे? पूछताछ आप करने के लिए गए थे। और इस बीच जो खबरें मिल रही हैं यही कि अरविंद केजरीवाल के घर पर भी हाउस अरेस्ट की स्थिति है उनके परिवारजनों की। कोई बाहर निकल नहीं सकता, कोई बाहर से अंदर जा नहीं सकता, और सबकी जानकारी के बिना, पुलिस की जानकारी के बिना, पुलिस की अनुमति के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये जो परिस्थिति है आखिर क्यों निर्मित की गई है? और ये तमाम बातें कहते हुए, जिरह में रखते हुए अपनी बातें दलीलों के द्वारा ये यहाँ अभिषेक मनु सिंह भी दिखाई दे रहे हैं, सुनाई पड़ रहे हैं। तो बहुत कुछ यहाँ बताया जा रहा है और अरविंद केजरीवाल की पेशी हो रही है और कह रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी कि ये भारत के इतिहास में पहली बार है कि किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है। आखिर इसकी ज़रूरत क्या थी? पूछताछ आप कर सकते थे। तो बहुत कुछ यहाँ से निकल के आएगा, लेकिन यहाँ जो तस्वीर बनती है ये एक अलग तस्वीर, जिस लोकतंत्र की बात हम करते हैं, जिस लोकतंत्र को कमजोर करने की बात होती है, वही तस्वीर यहां दिखाई भी दे रही है। डॉक्टर दीपक पासपोर्ट जी, बहुत देर से आप सुन रहे हैं हम लोगों की बातें, आपकी प्रतिक्रिया इस पे, और क्या लगता है आपको कि लोकतंत्र और जिसमें जिस तरफ इशारा कर रहे हैं प्रशांत टंडन जी की, आखिर दूसरे दलों के नेता जो आज बीजेपी के साथ हैं वो क्यों नहीं आज बोल रहे हैं? और क्या वो डरे हुए हैं, या वही जो मैं कह रहा था कि ये तूफान से पहले की खामोशी है,
इस पर भी आपका नजरिया, और साथ साथ अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से जो लोकतंत्र पर सवाल उठ रहे हैं, इस पर भी क्या कुछ कहेंगे? राजीव जी, देखिए, जब आसपास पड़ोस में जब आग लगती है तो लोग उसको बड़े रुचि के साथ देखते हैं, बड़े उसका आनंद लेते हैं। और अगर ठंड के दिनों में किसी का झोपड़ा जल रहा हो तो कोशिश ये भी करते हैं कि उस आग को थोड़ा ताप लिया जाए, थोड़ी ठंड दूर कर ली जाए। और कुछ और होशियार रहते हैं, उससे वो सिगरेट भी जला लेते हैं। लेकिन खतरा तब शुरू होता है जब वो आग आपके घर की तरफ बढ़ने लगती है। आज हम जो कह रहे हैं कि एनडीए के जो सहयोगी दल हैं वो क्यों खामोश है, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं, तो उसका कारण यह है कि अब इसके बाद उन्हें सब खतरा जो है बड़ा साफ नजर आ रहा है। अभी तक जो है वो उसके मजे ले रहे थे कि देखिए वो भी गिरफ्तार हो गया, हमारा वो भी प्रतिद्वंदी गिरफ्तार हो गया, इसके खिलाफ ईडी ने केस कर दिया है। लेकिन अब वो जान रहे हैं कि जब आग लगेगी तो वो ये नहीं देखेगी कि वो किसका घर है, किसका मकान है, किसकी झोपड़ी है, वो एक साथ सबको जलाते हुए चली जाएगी। ये खतरा मुझे ऐसा लगता है कि कल रात से ही सारे के सारे लोग जो है वो समझ रहे हैं। लेकिन जो बहुत समझदार हैं और जिन लोगों ने इसको भोगा है वो इस खतरे को बहुत पहले से समझ गए थे। देखिए, आप याद कीजिए, अगर हम कहें कि 1947 के बाद से सबसे पहला काम मेरे ख्याल से 15 अगस्त 47 से लोगों ने जो काम करना शुरू किया हमारे राजनीतिक गुरुओं ने, वो ये था कि इस देश में जो है वो लोकतंत्र हर रोज मजबूत होना चाहिए। आप तमाम ऐसी चीजें कीजिए कि लोकतंत्र, क्योंकि वो जानते थे कि देश की जरूरत जो है वो लोकतंत्र है। इस देश ने मध्ययुग देखा और पता नहीं कितने कितने सालों से एक तरह से सामंती व्यवस्था थी, राजशाही थी। उसके बीच जो है गांधी और नेहरू के अनुसार जो है एक लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम करने की पहले दिन से कोशिश की गई। उसके बाद लेकिन इसके बावजूद पूरे देश ने लोकतंत्र का फल जो है वो चखा, उसका स्वाद लिया, मजा लिया। लेकिन अगर आप ये सोचें कि ऐसा कौन सा प्रदेश है, ऐसा कौन सा इलाका है जिसको लोकतंत्र का स्वाद और फायदा सबसे कम मिला, तो वो है मेरा ख्याल से कि जम्मू और कश्मीर था। जम्मू और कश्मीर आप देखिए कितने समय से डिस्टर्ब रहा। इसके कारण जो है मुफ्ती जो है महबूबा मुफ्ती ने उस दिन जो कहा, आप याद कीजिए, शिवाजी पार्क की रैली में 17 तारीख को उन्होंने कहा था कि जो जम्मू कश्मीर के लोग हम लोग भोग रहे हैं इसको आप लोग न भुगतिए, उसके लिए आप जो है सब कुछ कीजिए। आप देखिए अरविंद केजरीवाल के भी मामले में उनके 2 ट्वीट्स आ चुके हैं। एक कल उन्होंने पोस्ट किया था, आज दूसरा पोस्ट आज फिर किया, क्योंकि वो बेचैन है, वो जानती हैं। और एक जो सबसे खौफ कश्मीर से जो ट्वीट आया है, आप देखेंगे, मैं उस ट्वीट को पढ़कर कम से कम मुझे तो ऐसा लगा कि मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। क्या वाक्य है वो, आपके लोकतंत्र के प्रति पूरी की पूरी आस्था जो है वो खत्म होती नजर आ रही है। वो है फारूक अब्दुल्ला का ट्वीट। उन्होंने कहा है लोकतंत्र की ऐसी की तैसी। ये वाक्य किस व्यक्ति के मुंह से निकल रहा है? आप अगर उस ट्वीट को उमर अब्दुल्ला ने, जी अमर अब्दुल्ला ने जो किया है वो देखिए कितना भयानक ट्वीट है। किसी देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को इससे बड़ी गाली नहीं हो सकती कि एक व्यक्ति जो है वो लोकतंत्र में अपनी आस्था को पूरी तरीके से खो चुका है। गांधी चाहते थे, नेहरू चाहते थे कि इस देश का एक एक व्यक्ति लोकतंत्र में आस्था रखे, यहाँ के जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं उसमें आस्था रखे। और आज एक देश का जो मुख्यमंत्री रहा है, जिसकी पीढ़ियां जो है उसके पिताजी मुख्यमंत्री रहे उस जम्मू सबसे डिस्टर्ब एरिया की, वो आज इस वाक्य से अपना ट्वीट अगर शुरू करता है तो मुझे लगता है कि इससे दुखद बात कुछ नहीं हो सकती है। अब मैं दूसरे इस पे आता हूँ। ये जो मैं दृश्य देख रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल को जिस प्रकार से ले जाया जा रहा है, आप सोचिए कि अरविंद केजरीवाल का प्रादुर्भाव कैसे हुआ था। उनके बारे में जब वो मुख्यमंत्री बने उसके समय बहुत सारी चीजें जो है पता चली थी। वो उन्होंने IIT से उन्होंने किया था, एक बहुत अच्छी पोस्ट पर थे, आयकर के रूप अधिकारी के रूप में अकूत पैसा कमा सकते थे, जैसे आज बहुत सारे अधिकारी लोग कमा रहे हैं। उसके बजाय उन्होंने मदर टेरेसा के आश्रम में काम किया, उन्होंने विवेकानंद आश्रम में काम किया। उसके बाद सार्वजनिक जीवन में आने के पहले उन्होंने एक आंदोलन झेला। देखिए, आंदोलन से निकले नेता जो होते हैं उन्हीं के बारे में हम कह सकते हैं कि हाँ ये वास्तविक नेता है। उसको पार किया, उनके ऊपर तमाम आज वो बहुत सारे उनके ऐसे कृत्य जरूर है कि जिसकी हम लोग भी आलोचना करते रहे हैं, लेकिन वो तो एक मुख्यमंत्री के रूप में, एक नेता के रूप में उन्होंने वो तो उन्हें झेलना ही था। लेकिन उन्होंने वो सारी परीक्षाएं पास की। लोगों ने कहा कि आपको राजनीति करनी तो आप राजनीति में क्यों नहीं उतरते? वो राजनीति में उतर गए। उन्होंने कहा आप राजनीतिक दल बनाइए, सिविल सोसाइटी के रूप में क्या काम कर रहे हैं? उन्होंने राजनीतिक दल बनाया, और न केवल दल बनाया बल्कि उन्होंने सत्तारूढ़ दल को हरा के दिखाया, और 3 बार उन्होंने इसको रिपीट किया अपना परफॉर्मेंस। ये कोई बहुत मामूली बात नहीं है। और वो अकेली ऐसी विपक्षी पार्टी है गैर भाजपाई, एक कांग्रेस को छोड़ के, जिनकी मोर देन 1 स्टेट आज जिसकी
जो है वो सरकार है। तो आप उसको ऐसे आप आलोचना बहुत सारे मुद्दों को लेकर कर सकते हैं। उनके तो अन्ना आंदोलन को भी हम लोग कई बार कह चुके हैं कि उससे कितना उसका प्रतिफल कितना खराब निकला, उसका जो फल निकला वो कैसी सरकार के रूप में निकला। लेकिन इसके बावजूद उनकी बहुत सारी चीजें हैं, तारीफ करेंगे उस और सारे लोग सोचते थे, हमारे जैसे लोग सोचते थे, युवा अवस्था से सोच रहे हैं कि यार राजनीति में पढ़े लिखे लोग क्यों नहीं आते, समझदार लोग क्यों नहीं आते हैं। एक वही पढ़ा लिखा हाईली क्वालिफाइड आदमी जब आता है राजनीति में तो उसका हश्र क्या कर दिया जाता है कि उसको एक सामान्य अपराधी की तरफ पकड़ कर ले जाया जा रहा है। ये जो दृश्य है बहुत मार्मिक दृश्य है। तमाम उनके साथ विरोधों के बावजूद इस दृश्य को आप देखेंगे, आप कल्पना कीजिए कि अगर हम या कोई भी हमारा परिजन उनकी जगह पर है तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी। उसको एक सामान्य अपराधी के रूप में 4-4, 8-8 वो अधिकारी लोग पकड़ के ले जाके पेश कर रहे हैं पुलिस मजिस्ट्रेट के सामने, जज के सामने या कोर्ट में, जिनका सैल्यूट वो लिया करते थे। तो पढ़े लिखे लोगों का, क्वालिफाइड लोगों का, समाज सेवा करके आए हुए लोगों का अगर ये हश्र किया जाता है तो ये कैसा लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र की क्वालिटी क्या रहेगी, आप ये सोच सकते हैं। और हमें याद है कि कल जब इनकी गिरफ्तारी हुई तो बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, वो भी बहुत पढ़े लिखे हैं, उन लोग भी, आश्चर्य की बात यह है, वकील है वो, उन्होंने बड़े कटाक्ष करते हुए एक तरह से जो है वो इनके खिलाफ ट्वीट्स किए थे। ये कोई बहुत अच्छी तस्वीर जो है वो लोकतंत्र की नहीं है। आप देखिए इतने समय के बाद आपको मौका मिला कि आपकी 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार हुई, आप अगली सरकार फिर बनाने जा रहे हैं। अब याद कीजिए कि हम कांग्रेस की बात करते हैं कि राहुल गांधी किस प्रकार से उनके समर्थन में खड़े हुए, जबकि राहुल गांधी को भी इन्होंने कभी नहीं छोड़ा था। इनके कांग्रेस की विरासत आप देखिए कि जिस समय इंदिरा गांधी जब विपक्ष में थी, मोरारजी देसाई, चरण सिंह ने उनके बारे में क्या क्या नहीं कहा, लेकिन जब इंदिरा गांधी सत्ता में लौटी उन्होंने कोई बदला नहीं लिया, उन्होंने कोई उसका मतलब ऐसा कोई भुलाने की कोशिश नहीं की अपनी रंजिशों को। राजीव गांधी जिस समय प्रधानमंत्री बने, राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उनके ऊपर बहुत सारे, हालांकि उसके पहले ही जब वो पॉलिटिक्स में आ गए थे तभी से उनके बारे में मजाक उठना शुरू हो गया था, लेकिन वो प्रधानमंत्री बने, उन्होंने किसी प्रकार से ऐसी कोई हरकत नहीं की अपने विपक्षी लोगों के सामने, उनके साथ। डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में कितना मजाक उड़ाया गया, कितनी सारी बातें कही गई, लेकिन मनमोहन सिंह ने कभी उसका न तो बुरा माना होगा, हो सकता है मन में रखा होगा, लेकिन उन्होंने इसका कभी भी ऐसा कोई प्रत्यक्ष दिखने वाला कोई बदले जैसी कोई बात उन्होंने नहीं की। राहुल गांधी की ये जो ताकत है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि 140 साल, ये 140 साल पुरानी पार्टी का इतिहास लेकर चलते हैं राहुल गांधी। और इनके एक ही उदाहरण में देके आपको बात खत्म करूंगा कि जिस सोनिया गांधी को विदेशी मूल होने के कारण सेंगमा जैसा व्यक्ति अलग हुआ, उसकी लड़की अगाथा सेंगमा को जो है उसी सोनिया गांधी ने अपने मनमोहन सिंह के पीसी नरसिंह राव के समय जो है उनको मंत्री बनवाया था। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। तो राजनीति में ये जो उदारता और सदाशयता है जिसकी लगातार कमी होती जा रही है, उस उदारता और सदाशयता की झलक भी हम देख रहे हैं। ये भी एक अच्छी तस्वीर है लोकतंत्र की। फिर से विपक्ष एकजुट हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम इस बारे में बार बार कह रहे हैं कि हो सकता है कि इसके कारण जो है विपक्षी एकता और मजबूत होगी। वो विपक्षी एकता की जरूरत तो हमेशा थी। मैं हमेशा कहता हूं कि ये कदम जो उठाए गए हैं विपक्षी गठबंधन का, इंडिया जो बना है ये बहुत विलंब से बना है। ये तो उसी दिन बन जाना चाहिए था जब 2019 में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दूसरी बार आई और जिस समय उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर से जो है अनुच्छेद 370 को हटाया, बहुत सारे ऐसे कदम उठाए थे, तभी इसकी आवश्यकता थी। देर हुई है, लेकिन चलिए एक अच्छी बात है कि लोगों को भी इस बात को समझ में आ रही है। अब बात यह है कि जनता भी इस बात को समझ जाए और वो जाने कि लोकतंत्र अगर खत्म हुआ तो केवल नेता नहीं मारे जाएंगे, सामान्य जनता भी मारी जाएगी, जो हमने पुराने इतिहास में देखा है। हमने विशेषकर अगर आप वर्ल्ड वॉर 2 के पहले की स्थिति थी, चाहे वो इटली की स्थिति हो, चाहे वो जर्मनी की स्थिति हो, वहां क्या ऐसा नहीं कि सामान्य लोगों को तकलीफ नहीं है, सामान्य लोगों को भी तकलीफ हुई। अगर सामान्य जनता ये सोचती है कि राजनीति केवल और केवल उसके कारण नेताओं के आपसी लड़ाई झगड़े शांत होंगे, तो ऐसा नहीं है। उस लड़ाई झगड़े की आंच जो है वो आप तक भी पहुंचेगी। जनता को इस बात को समझ लेना चाहिए और एक ऐसी सरकार चुननी चाहिए जिसका वाकई लोकतंत्र में विश्वास हो, क्योंकि लोकतंत्र जो है वही सबके हित में है। राजीव जी।
जी बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ गए हैं बुशरा जी। बुशरा जी, आपका स्वागत है। और कल से लगातार हम लोग चर्चा, आप देख ही रही हैं, हम लोग चर्चा कर रहे हैं लगातार अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, और उसके बाद इस वक्त ईडी जो है वो राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी पेशी कर रही है। और इस बीच अरविंद केजरीवाल की भी प्रतिक्रिया आई है और कह रहे हैं मेरा पूरा जीवन जो है वो देश के लिए समर्पित है। ये अरविंद केजरीवाल की कल के बाद पहली प्रतिक्रिया है। लेकिन उनकी तरफ से अभिषेक मनु सिंह भी कोर्ट में पेश हुए हैं और वो वहां सवाल उठा रहे हैं कि आखिर गिरफ्तारी क्यों। एक आजाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो रहा है और उसके बाद आप उसकी रिमांड भी मांग रहे हैं। और लगातार जितने भी लोगों को, हाई प्रोफाइल लोगों को आपने गिरफ्तार किया है, और सब जगह बातें वही 2-3 बातें ही रिपीट हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं। के कविता को भी अभी पिछले दिनों गिरफ्तार कर लिया गया, जो बीआरएस के न सिर्फ लीडर हैं बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी भी हैं। और उनके अलावा इधर आम आदमी पार्टी के कई नेता गिरफ्तार हैं ही, हाई प्रोफाइल नेता। और इसके बाद अब केजरीवाल को और उनको मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, सरगना बताया जा रहा है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया, और इस कार्यक्रम को अभी आपको ही आगे बढ़ाना है, तो आप उसी हिसाब से जरा अपनी प्रतिक्रिया के साथ आगे अपनी बात रखिए। कि किसी भी वक्त, अब से कुछ देर में, किसी भी वक्त, किसी भी मिनट अभी ये फैसला जो है वो आ सकता है। रिमांड को लेकर लगातार जुड़े बहस जारी है। आपको पता है कि एक लंबा वक्त तक ईडी की तरफ से तमाम दलीलें जो है वो पेश की गई है। जाहिर सी बात है, ईडी चाहती है कि 10 दिन की रिमांड जो है वो अरविंद केजरीवाल की मिले। वो लगातार वो तमाम कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रही है। उसका ये कहना है कि सरगना है अरविंद केजरीवाल, क्योंकि पॉलिसी उनकी तरफ से ये बनाई गई थी। और इसके साथ साथ किंग पिन है वो वही ये कहा जा रहा है। और लगातार अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से जो जिरह की जा रही है, जो तमाम दलीलें जो है वो पेश की जा रही है, वो यही कहा जा रहा है कि इलेक्शन से एंड पहले इस तरह से सिटिंग जो मुख्यमंत्री है उसकी गिरफ्तारी, आगे आने वाले चुनाव में इसका बहुत असर जो है वो हो सकता है। वो लगातार अपनी दलीलें जो है वो पेश कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि इस मामले में गिरफ्तारी क्यों की जा रही है, इस मामले में गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। और जैसे अरविंद केजरीवाल की पहली प्रतिक्रिया आई, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि उनका पूरा जीवन जो है वो देश के लिए समर्पित है। जाहिर सी बात है, उनको ये लग रहा है कि इस तरह की चीजें जब सामने जाएंगी, लोगों के सामने जाएंगी, तो एक सहानुभूति कहीं ना कहीं उनको मिलेगी। क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल एक आंदोलन से बने हुए नेता हैं, एक पीपल्स लीडर है। और किस तरह से वो दिल्ली में 2 बार जब उनकी सरकार बनी तो कितना उनको समर्थन मिला, 62 और 68 सीटें उनको मिली। अब पंजाब में भी उनकी सरकार है, हरियाणा और गोवा में भी कहें तो लगातार वो अपने वहां पर पैर मजबूत कर रहे हैं। और ऐसे में अब देखना यह है कि अभी तो कार्यकर्ता जो हैं वो सड़कों पर हैं, और लगातार उनको, अगर हम अभी देखें तो उनको प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा है। आतिशी की हमने वो तस्वीरें देखी थी कि किस तरह से उनको मैनहैंडल किया गया, यहाँ तक कि जो पुरुष पुलिसकर्मी है वो उनके साथ धक्का मुक्की उनको खींचते हुए नजर आए। तो सवाल यही उठता है कि लोकतंत्र में आप एक सिटिंग मुख्यमंत्री को जेल में डालने की पूरी तैयारी है, ईडी उनकी गिरफ्तारी करती है। ये आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हो रहा है। उसके साथ साथ जब उनके कार्यकर्ता, दूसरी पार्टियों के कार्यकर्ता यानी कि कांग्रेस के कार्यकर्ता, उनके नेता जब सड़कों पर आकर प्रदर्शन करते हैं तो प्रदर्शन भी उनको नहीं करने दिया जाता है। सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल, लगातार ये माना जाता है कि प्रो पीपल्स, लगातार उनकी पॉलिसीज हैं, चाहे फ्री बिजली की बात हो या फिर पानी की बात हो, और इसी तरह की तमाम पॉलिसीज जो उन्होंने बनाई, क्या जनता भी सड़कों पर आती है? क्योंकि आंदोलन एक वाहिद जरिया होता है जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। किसी भी सेकंड, किसी भी मिनट, अभी हम ये देखेंगे कि फैसला जो है उनकी रिमांड को लेकर आने वाला है। और ये बहुत महत्वपूर्ण होगा कि एन इलेक्शन से पहले, जब 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होने जा रही है, उससे पहले एक ऐसे मुख्यमंत्री को जो कि मोस्ट पॉपुलर मुख्यमंत्रियों में जिनका शुमार होता है, उनकी गिरफ्तारी होती है। ईडी 2 घंटे की पूछताछ के बाद उनको गिरफ्तार करके ले जाती है। और उसके बाद अब सबकी निगाहें ये हैं कि अगर रिमांड मिलती है, और अगर 10 दिन की, 7 दिन की, 5 दिन की रिमांड मिलती है, तो उसके बाद फिर क्या होगा? क्या जेल से सरकार चलाएंगे अरविंद केजरीवाल? क्योंकि लगातार यही कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल जो है वो जेल से ही सरकार चलाएंगे अगर उनकी रिमांड की मंजूरी मिल जाती है, जो किसी भी मिनट, किसी भी वक्त जो है वो फैसला आ सकता है। बेहद महत्वपूर्ण बातें हैं, बेहद महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाएं लोकतंत्र को लेकर, संविधान को लेकर,
लोकतंत्र की ऐसी की तैसी इस तरह की बड़ी बड़ी बातें जो है अगर कही जाए और डरा हुआ तानाशाह जो है वो मरा हुआ लोकतंत्र ही लेकर आता है, इस तरह की बातें अगर कही जाए तो ये सवाल जरूर है, क्योंकि लगातार चंडीगढ़ से लेकर इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर और ये तमाम फैसले ये बताते हैं। अगर चंडीगढ़ के फैसले को देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे लोकतंत्र की हत्या कहा था। इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करें तो ये कहा गया था कि इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जिसे लगातार बीजेपी जो है वो वाजिब बताती रही, क्योंकि उसकी तरफ से ये इलेक्टोरल बॉन्ड की पॉलिसी लेकर आई गई। इलेक्टोरल बॉन्ड पे पूरी तरीके से घिरती हुई बीजेपी चारों तरफ से लगातार हम ये देखते हैं कि जब भी इंडिया गठबंधन मजबूती से आगे बढ़ता हुआ नजर आता है और एक तरह से एक किक स्टार्ट उसको मिलता हुआ नजर आता है, तो कहीं ना कहीं हेडलाइंस मैनेजमेंट के थ्रू उन तमाम खबरों को दबाने की, उस पर्सपेक्टिव को, उस नैरेटिव को दबाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होती है। लेकिन इस गिरफ्तारी को इतना कम नहीं आंका जाना चाहिए कि ये सिर्फ हेडलाइंस मैनेजमेंट है। कहीं ना कहीं पूरे तरीके से एक तरफ ये दिखाने की कोशिश है कि भ्रष्टाचार जो है वो दरअसल ये तमाम भ्रष्टाचारी पार्टियां हैं जो एक मंच पे एक साथ इकट्ठा हो गई है, और उसी भ्रष्टाचार परिवारवाद की बात लगातार प्रधानमंत्री अपने भाषण की शुरुआत ही इसी से करते हैं। हमारे दोनों साथी लगातार वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रशांत टंडन जी और डॉक्टर दीपक पासपोर जी। प्रशांत जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, लगातार हम ये देख रहे हैं कि एक तरफ भ्रष्टाचार के पूरे मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी घिरती हुई नजर आ रही है, इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर तमाम ऐसे मुद्दे हैं, सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणियां हैं, एक के बाद एक कई ऐसे मुद्दे जिन पर पूरी तरीके से गिरी भारतीय जनता पार्टी। अब उसी वक्त अगर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एक के बाद एक इंडिया गठबंधन के लीडर जो हैं अगर उनको जेल में डाला जाएगा, क्या ये परसेप्शन बनाने में बीजेपी कामयाब हो पाएगी या उसको मुंह की खानी पड़ेगी और ये उसके ऊपर उल्टा पड़ता हुआ दाव नजर आएगा? क्योंकि अरविंद केजरीवाल कोई इस तरह के लीडर नहीं है, चीफ मिनिस्टर्स बहुत हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल को मोस्ट पॉपुलर लीडर्स में से माना जाता है, क्योंकि अपने दम पर उन्होंने पूरी पार्टी बनाई, एक आंदोलन से निकले हुए वो नेता हैं। आप उस आंदोलन पे सवाल खड़े कर सकते हैं, वो अलग बात है, वो एक अलग बहस का विषय है, लेकिन अभी इस सवाल का क्या जवाब आप देना चाहेंगे? प्रशांत जी। लगता है प्रशांत जी में से तक मेरी आवाज जो है वो नहीं पहुंच पा रही है। दीपक जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो आपसे मैं ये सवाल का जवाब जानना चाहूंगी। जी, निश्चित रूप से देखिए, जैसा कि मैंने पहले अपने राउंड में भी यही कहा था कि उनकी एक अलग छवि है, वो एक गैर परंपरा, एक अलग तरह की राजनीतिक परंपरा से निकले हुए व्यक्ति हैं। वो उस प्रकार से नहीं है कि उनके घर में पहले से कोई राजनीतिज्ञ था और एक तरह से उनको विरासत में मिली या किसी एक पर्टिकुलर आंदोलन से। आप अगर मैं ये कहूँ कि किसी धूमकेतु की तरह भारतीय राजनीति में जो है उभर कर आए थे, बहुत ही कम समय में 1.5 साल 2 साल के अंदर अंदर इतना बड़ा देशव्यापी उन्होंने आंदोलन खड़ा किया। आप याद कीजिए अन्ना हजारे का आंदोलन, और आप ये बात सही कह रही हैं, इसको मैंने भी यही कहा था कि उनके आंदोलन के ऊपर आप सवाल उठा सकते हैं कि उस आंदोलन का प्रतिफल क्या हुआ, उस आंदोलन ने भारत को क्या दिया, कैसी सरकार दी, वो एक अलग बहस का विषय हो सकता है। लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं कि उन्होंने नए सिरे से आंदोलन करना सिखाया लोगों को। हालांकि वो उसमें मुख्य चेहरा जो था वो इनका था, क्या नाम, अन्ना हजारे का था, लेकिन उसके जो प्रमुख लोगों में थे उसमें निश्चित रूप से यही थे। और आइडिया भी देखिए, एक प्रकार से वहां पर अन्ना हजारे महाराष्ट्र में जो है वो बहुत सारे इन तरीके के घोटालों के ऊपर बहुत सारी चीजें को लेके आंदोलन कर रहे थे, लेकिन उसको एक अलग तरीके से, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से है जो है वो अरविंद केजरीवाल, उनके बहुत सारे जो साथी थे, हालांकि मनीष सिसोदिया भी थे। आप याद कीजिए रामलीला का वो जो बहुत प्रसिद्ध जो ये था आंदोलन का जो स्थल था, वो सब लोगों ने ये तो माना था कि ये व्यक्ति यार इस राजनीति से निकला हुआ नहीं है, एक अलग तरह का व्यक्ति है, और इसलिए एक तरह से फिनोमिना की तरह वो उभरा था और उसने लगातार सफल होता गया, तमाम तरह के उसकी तकलीफें भी झेली। ऐसा अगर हम उसके अपने दृष्टिकोण से देखें, हम उनकी चाहे आलोचना बहुत मुद्दों पे करते रहे हैं और इस मंच पर भी हम किए हैं, बहुत सारे लोगों ने किया, हमेशा हम उनको भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बोलते रहे हैं। अनेक स्थानों पर उन्होंने जाकर एक प्रकार से अपने जो लोग खड़े किए उसके कारण क्या नुकसान हुआ विपक्ष का, उसको भी हम जानते हैं। बहुत विलंब से उन्होंने इंडिया गठबंधन को ज्वाइन किया और किन मजबूरी के चलते किया ये भी हम जानते हैं। उनकी पर्सनल महत्वाकांक्षा भी है। जी, आप शायद रोकना चाहते हैं मुझे। जी तो उनके मैं आपसे ये जी दीपक जी, मेरा सवाल ये है कि
भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है, क्योंकि हमें ये याद रखना चाहिए 2014 में जब यूपीए की सरकार गई थी तब भ्रष्टाचार को एक बड़ा मुद्दा खुद अरविंद केजरीवाल ने ही बनाया था, पूरा जो आंदोलन था, और उसके हाथ जो है यूपीए की सरकार जो है वो चली गई थी। अभी भ्रष्टाचार को फिर से एक मुद्दा बनाया जा रहा है। लगातार आप ये देखिए कि जिस तरह से एक के बाद एक, चाहे आम आदमी पार्टी के लीडर हो जिनको जेल में डाला गया है, और अब खुद अरविंद केजरीवाल पर तो जिस तरह से रिमांड उनकी मांगी गई हो और उनको गिरफ्तार किया गया है, कि कविता की बात कर लें या फिर हम हेमंत सोरेन की बात करें, और इसी तरह से तमाम जो नेता हैं उन पर कहीं ना कहीं गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, क्योंकि लगातार ईडी की जांच जो है वो लगभग इंडिया गठबंधन के कमोबेश सभी लीडर्स पर जो है वो लटकी हुई है। क्या भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा प्रदर्शन कर रही है? दिल्ली में तो आप ये देखिए कि आवाज पूरी तरीके से बंद करने की कोशिश की जा रही है, प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा है। जो बड़े बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के, उनको मैनहैंडल जो है वो किया जा रहा है। महिला जो नेता हैं उनको पुरुष पुलिसकर्मी जो है वो हैंडल कर रहे हैं। तो ये तमाम तस्वीरें भी देश के सामने हैं, देश देख रहा है। देश को अब से कुछ दिन में वोट करने जाना है। बिल्कुल देश जो है वो चुनाव के मुहाने पर खड़ा है। 19 अप्रैल अब ज्यादा दूर नहीं है जब पहले फेज की वोटिंग होगी, और उससे पहले एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डालना, एक चुना हुआ एक ऐसा मुख्यमंत्री जो कि मोस्ट पॉपुलर मुख्यमंत्रियों में आता है, एक लाखों लोग जो है वो, करोड़ों लोग जो है वो वोट करके भेजते हैं, ये जनता जो है वो चुनकर कुर्सी पर बिठाती है नेता को, और उसके बाद जो उसके एमएलए जो चुनकर आते हैं वो अपना मुख्यमंत्री चुनते हैं, और उस मुख्यमंत्री के चेहरे पर लोगों ने वोट किया है। एक जगह नहीं, 2 जगह आम आदमी पार्टी की जो है वो सरकार है। बेहद महत्वपूर्ण राज्य, देश की राजधानी दिल्ली और उसके साथ साथ पंजाब, और आप ये देखिए और बाकी कई स्टेट ऐसे हैं जहां पर मजबूत नजर आती है अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी। उसने पैर अपने